बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सुबह की सोच। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में एक करारदाद मंजूर हुई। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात से मुतालिक के तहकीकात की जाएँ। उसके 5 पॉइंट्स हैं, वो भी प्रोग्राम में आगे जाके डिटेल से हम देखेंगे कि क्या पॉइंट्स है। हसन रऊफ यानी कि ऑपोजिशन आप कह सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैर मकदम कर रही है इस करारदाद का, जबकि गवर्नमेंट इसकी मुखालिफत कर रही है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि ये वही अमेरिका है जो इस वक्त इसराइल का साथ दे रहा है फ़लस्तीन में होने वाले मजालिम में। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको क्यों सपोर्ट कर रही है, इस करारदाद के फेवर में बात कर रही है और कैसे कर रही है। हसन रऊफ का एक इस पे इंपॉर्टेंट बयान कल सामने आया, वो आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस में एक उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया जो पाकिस्तान के इलेक्शंस के ऊपर जी, तो ये हसन रऊफ कह रहे हैं। अच्छा, एक और आज 27 जून है, हमारे लिए इंतहाई अहम दिन है क्योंकि आज इद्दत में निकाह केस से मुतालिक फैसला आने की तवक्कुआत है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये फैसला आ जाना चाहिए। 3 बजे का टाइम दिया गया था। इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया जी साकिब बशीर साहब ने, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर है, साथ ही बशारत राजा ABN न्यूज़ के कोर्ट रिपोर्टर है, और हमें ज्वाइन करेंगे जी ऑन स्काइप आमिर सईद अब्बासी साहब भी। इन सब से जानते हैं कि कोर्ट का क्या आज माहौल होगा, क्या ये फैसला आएगा नहीं आएगा, क्या मुहरकात होंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सब? बशारत साहब आपसे आगाज करते हैं, क्या कोई तफसीलात हैं, क्या आने लगा है फैसला आज? देखिए, इससे पहले जो जज थे शाहरुख खरमीद, उन्होंने तो फैसला सुनाने के दिन कहा था कि मैं फ़ैसला आज देना है। डेट जो दी थी उन्होंने, तारीख जो दी थी, एंड तारीख के वक्त सुबह वहाँ पर वो पेश हुए खावर मानिका, तो उन्होंने कहा कि मैं फ़ैसला जो है इसका नहीं सुनाऊँगा। तो हाई कोर्ट में वो चला गया था। फिर हाई कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन दी थी, जो नए जज अफसल साकिब साहब का नाम है, अफसल मजूका, उन्होंने कहा था कि जी हाई कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक मैं फ़ैसला सुनाऊंगा दूंगा, और आज उन्हें फ़ैसला सुनाना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि वो फ़ैसला सुनाएंगे। हाँ, ये भी हो सकता है कि वो शायद ये कहें कि जो उनकी बरियत का केस भी लगा हुआ है, मरकज़ी केस को उसके साथ शायद कहें कि हम फैसला सुनाएंगे। ये भी कह सकते हैं वो, क्योंकि जिस तरह राना सनाउल्लाह ने कहा था कि हमें मकसूद है जी कि इमरान खान को अंदर रखना है, तो इस वक्त बाकी केसेस उन पर, इमरान खान पर कोई केसेस नहीं। अगर आज वो सज़ा सस्पेंड हो जाती है, फैसले में सुना दिया जाता है, तो फिर उनका बाहर आना तो बनता है। लेकिन वो जिस तरह उन्होंने कहा कि मकसूद है उन्हें अंदर रखना, तो फिर शायद उसको बरियत के केस के साथ नथी कर दिया जाए। ठीक हो गया। साकिब साहब, आपके रिपोर्ट्स के मुताबिक क्या तफसीलात हैं? मैं तो पर्सनली एक्सपेक्ट करती हूँ, बल्कि चाहती हूँ कि फैसला है, क्योंकि अच्छा नाज़रीन को भी बताते चलें कि इद्दत में निकाह केस इज़ दी ओनली केस जिसकी वजह से अभी खान साहब अंदर है। सो ये रास्ता आसान हो जाएगा आज? रास्ता तो बहुत कठिन है, मेरा नहीं ख्याल कि आसान होगा। उसकी वजह ये है कि 5 अगस्त से वो जेल में तकरीबन 11 माह हो गए हैं, और तकरीबन 18 से 20 केसेस ऐसे हैं जिनमें ये 5 अगस्त से आज 27 जून के दरमियान उनकी ज़मानतें हुई हैं, या रिलीफ मिला है, या बरियत हुई है, या कुछ हुआ है। एक केस में गिरफ्तारी, मतलब रिहाई, तो दूसरे में गिरफ्तारी, फिर तीसरे में, ये मामला जो है वो चलता जा रहा है। रात को भी अता तारड़ और राना सनाउल्लाह ने परसों बात की कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि इमरान खान साहब जो है वो बाहर आएँ। अब जो बात आपने की कि अदालत क्या करेगी, एक तो ये एक इंटरम रिलीफ है जो मांगा हुआ है इमरान खान और बुशरा बीबी ने। इस पर एक तो आज 3 बजे ये फैसला हो जाएगा कि इनकी सज़ा मुअत्तल होकर ज़मानत होनी है या नहीं होनी। ये तो तय है क्योंकि हाई कोर्ट ने तय उनको कह रखा है। अब मरकज़ी अपील तो 10 जुलाई तक होनी है, लेकिन आज ये हो जाएगा। अब होगा क्या, ये तो जज साहब को ही पता है, और ख़ास तौर पर अमूमी तौर पर जजेस ऑब्जर्वेशंस देते हैं, रिमार्क्स देते हैं, सवालात उनके जो होते हैं उनसे बाज़-औक़ात हमें ये आइडिया हो जाता है कि किस तरफ मामला जा रहा है। लेकिन जज साहब ने कोई अपना माइंड डिस्क्लोज़ नहीं किया। अब मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग आपके सामने रख देता हूँ। 3 फरवरी को इस केस का फैसला हुआ था जिसमें सज़ाएँ हुई थी। आज 27 जून है, तो ये ऑलमोस्ट 5 माह बनते हैं। तो 5 माह काफ़ी होते हैं। सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त, मेरा ये ख्याल है कि इस बुनियाद पर कम से कम बुशरा बीबी की तो सज़ा ज़रूर मुअत्तल हो जाएगी। अब इमरान खान साहब की होती है या नहीं होती, ये अब जब कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि लेकिन ये एक पॉइंट ये भी आता है ना कि अगर बुशरा बीबी केस तो एक ही है ना, तो टेक्निकल नहीं, बुशरा बीबी क्लैश तो नहीं आ नहीं, जाता? क्लैश एक और चीज़ है ना कि जो सम टाइम अदालतें जो है वो, और लॉ में भी लिखा हुआ है, जो खातून है
उसको खातून या होने की relief बुनियाद पर जो थोड़ा है वो होगा, रिलीफ दिया जाता है। मतलब जमानत के केसेस में हमने देखा है, वो एक नूर मुकदम का केस था, तो उस केस में भी जो मुजरिम था उसके वालदैन को उसकी खातून होने की बुनियाद पर उसकी जो वालदा थी उनको बेल दी गई थी, तो उसमें भी मतलब लॉ मौजूद है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बुशरा बीबी साहिबा की चांसेस हैं ज़्यादा, इमरान खान साहब के भी हैं क्योंकि 5 माह हो गए हैं इस केस को। लेकिन एक चीज जो कानूनी माहिरीन का यही कहना है कि भोंडा केस है, इसकी तो कोई तुक ही नहीं बनती है नहीं, ना, वो इसका तो भोंडा भी है और जिस तरह इसको चलाया गया है, जिस तरह चलाया गया है वो आमिर काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, पहले आमिर की तरफ आते हैं। आमिर, अगर बिलफर्ज अदालत की तरफ से आज फैसला नहीं आता, व्हाट डू यू थिंक, क्या टेक्निकल ग्राउंड्स होंगे, क्या ऐसे पॉइंट्स जो कोर्ट यूज कर सकती है जिनकी बिना पे ये कहेंगे कि भाई इस वजह से फैसला नहीं हुआ या व्हाटएवर रीजंस? देखें, जो ज्यूरिस्प्रूडेंस और जो कानूनी सिचुएशंस अब क्रिएट हुई हैं इस गुज़श्ता 10 महीनों में या 11 महीनों में हमने देखी हैं, इससे तो पहले इनकी नज़ीर नहीं मिलती। लिहाजा हो तो कुछ भी सकता है और जजेस कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले तो ना तो इस तरह के केसेस को कभी अदालतों ने एंटरटेन किया, ना इस तरह के केसेस के ऊपर कभी कोई ऑर्डर्स पास किए, ना इस तरह के केसेस के जिस रफ्तार से फैसले सुनाए गए कि आप देखें कि 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले इस स्पीड से जजेस लाइन बनाकर आते थे, लाइन बनाकर वो जाते थे कि उन्होंने 8 फरवरी से पहले फैसले सुनाने हैं। और ये भी उन्हीं केसेस में से एक था, जो इमरान खान के केसेस हैं उनमें से जो फैसला करना था। और ये वो तीसरा वो मुकदमा था जिसमें पहले साइफर केस था, फिर साथ में तूशा खाना केस था और फिर ये निकाह का केस था। और इसमें जिस रफ्तार से और जो बयानात इसमें रिकॉर्ड किए गए, आप देखें कि जो ह्यूमन राइट के एक्टिविस्ट हैं, जो तमाम लोग ख़वातीन के हुकूक की बात करते हैं, उन्होंने बहुत शदीद तनकीद की थी इस फैसले के ऊपर कि वो इस फैसले को बिल्कुल इससे एक ख़वातीन के अंदर भी और इवन जो मैरिज डिस्प्यूट्स हैं वो बहुत एक नया रुख इख्तियार कर जाएंगे कि एक निकाह का मामला जो है उसके ऊपर क्रिमिनल कन्विक्शन कर दी गई है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि सीधा कोई आपके बेडरूम में जैसे आ गया हो ना, इस केस की तो यही नोयत है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और जज साहब कुछ भी कर सकते हैं। जज साहब ने 3 महीने फैसला सुना और आखिर में पहले उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि खबर मानिका के एतराज़ात की कोई हैसियत नहीं, आखिर में उन्होंने फिर एतराज़ात सुनकर फैसला कर दिया। लिहाजा कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है इस अदालत से, जो ये भी कह सकती है कि ये सज़ा दुरुस्त नहीं है, मुअत्तल कर दी जाए। वो ये भी कह सकती है कि जो है वो सज़ा दुरुस्त है और हम अपीलों के साथ इसको देखेंगे, मुअत्तल नहीं कर सकते। बट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल और नोबडी कैन एक्सपेक्ट, क्योंकि इसमें कुछ नई रिवायात कायम हो रही हैं और नए कवानीन बन रहे हैं और नई अदालती नज़ीरें कायम हो रही हैं। ठीक हो गया। अच्छा बिशारत साहब, अगर बिलफर्ज फैसला आता है तो कानूनी एतबार से आपको क्या लगता है कि इस केस के क्या ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जो इमरान खान के और बुशरा बीबी के फेवर में इस केस को लेके जा सकते हैं? जिस तरह ये आमिर साहब बता रहे थे ना कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में कि इस तरह का कोई केस, ये वाहिद इमरान खान पर जो केस बनाया गया था, इद्दत केस, और फिर वो वहाँ पर वो इद्दत पूरी नहीं हुई, ये कहा गया। आज तक कोई केस इस तरह किसी और पर नहीं बना। मैं समझता हूँ कि जिस तरह आमिर साहब बता रहे थे ना कि इस केस का जब उस वक्त फैसला सुनाया गया तो उस वक्त पाकिस्तान की जो सोसाइटी की ख़वातीन है बिलखुसूस, उन्होंने इसका बड़ा इम्पैक्ट लिया और कंडेम किया। फिर उसके बाद जो आप कह सकते हैं कि मैं तो उन्हें यही कहता होता हूँ कि वो प्रोसिक्यूशन फैसल वाउडा साहब, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे जी कि ये इद्दत केस जो है ये पाकिस्तान की तारीख का इंतहाई भोंडा केस है और बेहुदा केस है, ये नहीं होना चाहिए था। और फिर देखें जो उस वक्त बनाया गया ये केस, जिनकी मदीयत में बनाया गया, तो वो तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, वो पीछे हट गए थे। साकिब साहब क्या नाम था वो, जो रिजवान अब्बासी साहब, उन्होंने तो इनकार कर दिया था कि मैं ये केस जो है ना वो नहीं लड़ूंगा। मैं समझता हूँ कि इसका फिर भी लड़ा, लेकिन फिर बाद में भी उन्होंने इनकार कर दिया। जो खबर मानिका के वकील थे पहले, उन्होंने फिर भी हाथ खड़े कर दिए कि मैं अब ये केस नहीं लड़ूंगा। वो समझ गए थे कि ये पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा केस है जिसमें लान तान होनी है। लेकिन अगर ये फैसला आ जाता है तो इसके माशरे पर अच्छे असरात मरतब होंगे, चूँकि ये इस तरह की नज़ीर जो है ना वो बेहुदा केस, उस तरह की अदालती नज़ीर पहले नहीं है। मेरे ख्याल में मुझे लग रहा है कि पाकिस्तानी सोसाइटी को और माशरे को देखते हुए फैसला अच्छा आ सकता है। अच्छा आना चाहिए। हाँ, आना चाहिए और आ भी सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा साकिब साहब, हुकूमती इदारों से, हुकूमत की जानिब से, कोर्ट से क्या चीखों पुकार निकल रही है, क्या आवाज़ें सुनाई दे रही हैं?
नहीं, वो तो बड़ी सिंपल सी बात है। हुकूमत ये समझ रही है, कह रही है कि वो तो किसी सूरत जो है बाहर नहीं आने चाहिए, किसी और मुकदमे में उनको गिरफ्तारी डाल सकती है। बिलफर्ज अगर आज फैसला आ जाता है ना इस पे, अगर खान के फेवर में आता है तो इमरान खान फौरी तौर पे बाहर आ सकते हैं? क्या पॉसिबल नहीं है यहाँ पे? उसकी वजह एक केस में बरी करके दूसरे में उनको वापस चुक लिया नहीं वो उठा लिया जाए। इसमें एक तो 3-4 किस्में हैं। एक तो यहाँ FIA एक केस की तहकीकात कर रही है जो 1971 के हवाले से, शेख मुजीबुर रहमान के हवाले से एक वीडियो जो एक्स पे अपलोड हुई थी, तो उसके हवाले से तहकीकात कर रही है। तो उसमें वो गिरफ्तारी डाल दें तो फिर क्या होगा, बाद में देखा जाएगा, ठीक है गलत है वो तो बाद में। दूसरा केस है नैब एक तहकीकात कर रही है, एक तोशा खाना का एक और गिफ्ट का केस है। उस केस में भी जो है वो एक पॉसिबिलिटी मौजूद है। फिर पंजाब के खिलाफ तकरीर जो पंजाब हुकूमत ने जो मंजूरी दी थी वो भी एक पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा जो शाह महमूद कुरैशी पैटर्न जो मेरे सामने है कि जिन दिनों साइफर केस का फैसला आना था, तो उससे कोई 4-6 दिन पहले या एक हफ्ता पहले हमें अचानक पता चला, पुलिस पहुंच गई जी अडियाला जेल में, फिर अचानक पता चला कि वो 9 मई में उनकी गिरफ्तारियां जो है डाल दी गई शाह महमूद कुरैशी की। और शाह महमूद कुरैशी अगर उसमें गिरफ्तार ना होते तो आज बाहर होते। तो उनकी गिरफ्तारी किस केस में डाली गई जिसमें वो नामजद भी नहीं थे। और वो जो उनकी साहबजादी हैं शहर बानो, उनसे मैंने पूछा कि क्या हुआ, उन्होंने कहा कि ये वो केस हैं जिनमें तफ्तीशी अफसर ने आकर, जब जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो जमानत कबल अज गिरफ्तारी पे थे, तफ्तीशी अफसर ने आकर कहा कि इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, इस बुनियाद पर हमने जमानत वापस ले ली। और कहते हैं कि बाद में उन्होंने उसी में गिरफ्तारी जो है डाल दी है। तो कुछ भी मुमकिन है। एक और मिसाल मैं दूंगा कि वो कुछ लोग हमारे जो है वो दोस्त एक तजिया करते हैं, वो वैलिड है उनका तजिया, ठीक है, कि 35 मुकदमों में जो है वो इमरान खान साहब को एक ही दम जो है वो हाई कोर्ट ने जो है वो जमानत दे दी, 50 मुकदमों में दे दी। तो मेरा सिंपल और सादा सा सवाल है, मैं कोर्ट रिपोर्टर राजा बिशारत राजा साहब हैं और आमिर सईद अब्बासी साहब हमसे भी सीनियर हैं, कि ये कोई ऐसी एग्जांपल इनसे ही पूछ लें, कोई ऐसी एग्जांपल है कि एक पॉलिटिकल लीडर पर 100+ या 150 केसेस बने हो? मतलब एग्जांपल ही नहीं ना, मतलब जब एग्जांपल ही नहीं है तो फिर कैसे नवाज शरीफ साहब। और एक और मैं बात करूं, ये एक बहुत ही एक बैड टेस्ट है और बुरा ट्रेंड डाल रहे हैं ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट। एक सियासी लीडर है, सियासी जमात का वो सरबराह है। आप ये करेंगे ना कि आप 11 माह हो गए हैं कि आपने उसकी 20 मुकदमात में उसको रिलीफ मिल चुका है, उसको नहीं निकलने दे रहे, तो फिर ये गलत ट्रेंड पड़ेगा, ये कल फिर ये होगा। अब एक और बात है कि नवाज शरीफ साहब जब उनकी एवन फील्ड रेफरेंस में सजा हुई थी जुलाई 2018 में, और सितंबर 2018 में उनको बेल हो गई। तो अगर उस वक्त की पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो आज का ट्रेंड बन रहा है वो चाहती, तो वो बाहर निकलते, फिर गिरफ्तारी डाल देते किसी और मुकदमे में। आजकल मुकदमा बनाना कौन सा मसला है? तो इसलिए ये एक बुरा ट्रेंड है। आज ये भुगत रहे हैं तो कल फिर किसी और को भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए आज की जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसको ये चाहिए कि ये चीज ना करें। मतलब ये आप कल भी आप ये ज़हन बना लेना। आमिर की तरफ आते हैं। आमिर आपकी भी यही राय है कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, आज कुछ भी हो सकता है, और अगर इमरान खान के फेवर में आ जाता है फैसला तो फिर ये ट्वीट्स और इदारों के खिलाफ तकरीर और तोशा खाना 2.0 कोई ना कोई एकदम से केस में कार्रवाई डल जाएगी। देखिए, एज डिस्कस्ड बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि ये फैसला शायद अदालतों ने नहीं करना कि इमरान खान ने रिहा कब होना है, ये फैसला तो कहीं और होना है। और इसमें हम ये देख रहे हैं कि अदालतें तो फैसले कर रही हैं, लेकिन जो नए मुकदमात का एक ट्रेंड है वो भी साकिब साहब जिस तरह कह रहे हैं कि ये हुकूमत, मेरा तो नहीं ख्याल कि इस हुकूमत के पास ये मैंडेट है कि वो फैसला करे कि इमरान खान ने बाहर आना है या नहीं आना। ये तो मैंडेट उनके पास बज़ाहिर नहीं है। ये बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की आमिर कि ये फैसले कहीं और होने हैं, हुकूमत के पास तो इतनी पावर ही नहीं है, बल्कि वो तो सिर्फ कुर्सी पे बैठे हैं एज सेड बाय मौलाना फजलुर रहमान। तो ये जो करारदाद मंजूर हुई अमरीकी ऐवान में, उसका कोई ना कोई कहीं प्रेशर पड़ेगा? ये जो आप बात कर रही थी, देखिए बज़ाहिर तो जो हुकूमत है और जो स्टेट है वो ये समझती है कि वो इस तरह के किसी प्रेशर जो है वो उनको कोई असर नहीं करेगा, लेकिन प्रेशर्स पड़ते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो लिंक्ड हैं इन चीज़ों के साथ, और इसके साथ साथ देखिए बहरहाल एक अखलाकी दबाव भी है। और जिस तरीके से पाकिस्तान की तारीख में हमने बहुत से इंतखाबात को पढ़ा, कुछ को हमने देख भी लिया, 5 इलेक्शंस तो हमने देख भी लिए, लेकिन ये जो इलेक्शन था ये अपनी नौयत का एक इंतहाई मुनफरिद इलेक्शन था कि जिसमें जो कैंडिडेट्स हैं जिनको हराया गया या हारे, वो ये कह रहे हैं कि हमें रिजल्ट्स के ऊपर कोई
जो है वो एतराज नहीं है, रिजल्ट्स ठीक हैं, सिर्फ हमारे वोट दूसरों के खाते में और दूसरों के वोट हमारे खाते में डाल दिए गए और इस तरह की जो रिजल्ट्स थे वो अपनी नौयत के पहली दफा आए हैं। तो बहरहाल इस पे जो अदालतों की तरफ से सवालात हो रहे हैं, जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर सवालात हो रहे हैं और अब इंटरनेशनल फोरम के ऊपर भी उन पर जब सवाल होते हैं तो क्रेडिबिलिटी नहीं रहती इस हुकूमत। देखिए ना, तमाम जो लोग पावर्स में होते हैं, जो वजीर आजम होते हैं, जो कैबिनेट मेंबर्स होते हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, बहरहाल उनको एक इखलाकी तौर के ऊपर भी एक एज हासिल होता है कि वो अवाम के वोट के साथ आए हैं। जब वो लोग कि उनको एक निगरान वजीर आजम ये ताना दे, अगर उनका आमना सामना हो, झगड़ा हो जाए, काकड़ साहब अगर हनीफ अब्बासी साहब को कहें कि मुझे पता है कि तुम लोग कितने जो है वो फॉर्म 47 वाले प्राइम मिनिस्टर हो, और इस तरह के उनको अगर रोजाना ताने मिले तो वो अखलाकी तौर के ऊपर कैसे। मैं आपको बताऊं कि बहुत से पार्लियामेंटेरियंस ऐसे हैं जिनके बारे में मुझे पता है कि जब वो अपने कोई मसाइल लेकर या आवाम के मसाइल लेकर जाते हैं किसी सरकारी दफ्तर में, तो वहां सरकारी दफ्तर वाले उनको कहते हैं कि यार आप तो रहने देना, आपके तो इलेक्शंस का हमें पता है, हम तो वहां पे इलेक्शंस जो है वो हमने करवाए हैं, आपको क्या पता कि रिजल्ट्स क्या थे, हमें पता है कि रिजल्ट्स क्या थे। और मैं रात एक पुलिस ऑफिसर के पास था तो उन्होंने कहा कि हमें पता है कि हमने इलेक्शन करवाए हैं कि किस MNA ने कितने वोट लिए हैं। तो देखें, ये जो दबाव है, जो इखलाकी तौर के ऊपर दबाव है, इसी तरह जब इंटरनेशनल फोरम के ऊपर भी हमारी जो स्टेट के लोग जब जाते हैं, हमारे मिनिस्टर्स जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, तो उनसे जब वहां पर लोग सहाफी सवाल करते हैं, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट सवाल करते हैं, वहां पर जो कांग्रेस में अगर सवालात उठाते हैं और वहां पर इस तरह की रेजोल्यूशंस पास होती हैं, तो बहरहाल कोई माने ना माने उसका एक दबाव जरूर रहता है। और इस वक्त जो दबाव है इस गवर्नमेंट के ऊपर वो बहुत शदीद है, और जब तक इन तमाम जो और इस प्रेशर के साथ ही आमिर हमारे पास टाइम बहुत कम है, बस जल्दी से बताइएगा कि अगर इमरान खान बाहर आ जाते हैं तो क्या ये प्रेशर टेकअप कर सकती है, ये गवर्नमेंट इसके अंदर इतनी सख्त है, या इमरान खान को संभालना आसान हो पाएगा? मेरा नहीं ख्याल कि अगर इमरान खान की रिहाई हो जाती है और अडयाला से लेकर उनका जो बनी गाला तक का सफर होगा, मेरा नहीं ख्याल कि इस हुकूमत में इतनी सख्त है कि वो इस जो बहाव होगा, जो वहां पर अगर उनकी अवामी रिहाई प्रेशर पर होगा होगा उससे डील कर सके। एक बात मैं ऐड करना चाहता एक बात मैं ऐड कर रहा हूँ। साकिब बशीर साहब ने झूठे मुकदमात के हवाले से बात की थी। मैं राना सनाउल्लाह की इस बात को, जब उन्होंने ये बात की तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई। राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे थे कि मुझ पर झूठे मुकदमात बनाए गए, तो वो ये खुद कह रहे हैं कि देखिए हम कहें ना कि कोशिश होगी। ये तो बड़ी हैरानकुन बात थी मेरे लिए। डील कर पाएगी गवर्नमेंट? नहीं, गवर्नमेंट जिस तरह आमिर साहब बता रहे हैं बड़ा मुश्किल है इनके लिए, सवाल ही पैदा नहीं होता। बुनियादी तौर पर उनको डर खौफ भी है। ये अखलाकी तौर पर इतनी कमजोर बुनियादों पर यह हुकूमत खड़ी है कि इसके इमरान खान बाहर आते तो उसके सामने खड़ा होना इनके बस की बात नहीं है। चलें जी, आज पता चल जाएगा। आमिर आपका बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए, साकिब साहब आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, बशारत आपका बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आपने सुनी है। आज 3 बजे फैसला आता है या नहीं आता ये भी देखेंगे और फिर उस पर डिटेल में हमारी डिस्कशन जारी रहेगी। ABN न्यूज़ का न्यूज़ डिपार्टमेंट आपको लम्हा बालम्हा बाखबर रखेगा। सो आप लोगों ने ABN न्यूज़ देखते रहना। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक जी, एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं आपको सुबह की सोच में। अभी हम कराची से अपडेट्स शामिल करने लगे हैं कुछ गर्मी के हवाले से। कल भी इसके हवाले से हमने बात की थी प्रोग्राम में। जो जिना हॉस्पिटल है उसमें अगर लास्ट 24 आवर्स की बात करें 1592 का ये फिगर है। 1592 अफराद जो गर्मी के असरात से मुतासर ये मरीज़ हैं वो हॉस्पिटल में दाखिल हुए, एडमिट हुए, जिनमें से 20 अफराद की जान भी चली गई और 29 को मुर्दा ही अंदर लाया गया है। और जल्दी जो बरसात का जो सीज़न है या बारिशें ना होने की वजह से इस वक्त शदीद गर्मी है कराची में। मेट ऑफिस की पेशगोई के मुताबिक गर्मी का यह मौसम कल तक जारी रहेगा। बल्कि चीफ मेट से लास्ट टाइम हमारी जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि आज यानी 27 जून से लेके 1 जुलाई तक कोई नया स्पेल आना है, मानसून का पहला ये जो स्पेल है, लेकिन कराची में बारिश की उन्होंने नहीं कहा था। तो कल के बाद शायद कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एनी हाउ रिहायशियों को एहतियात की सिफारिश है मेट ऑफिस की जानिब से कि वो दिन के 10 बजे सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक धूप में ना जाएं।
कोशिश करें, एटलीस्ट जाहिर है किसी ना किसी काम से ही इंसान बाहर निकलता है इतनी गर्मी में, लेकिन कोशिश करें कि घरों से बाहर ना निकलें। सोमवार को कराची ने इस साल का सबसे गर्म दिन मनाया है, जहां पर तमाम शहर में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रहा है। इस पर मज़ीद बातचीत करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया जी राना कदीर, हमारे रिपोर्टर हैं कराची से। कदीर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या सूरत हाल है इस वक्त? कल हमने जब जिक्र किया था, बल्कि परसों भी, तो कुछ नंबर हमारे पास था जो लोग गर्मी की वजह से या हीट स्ट्रोक की वजह से जिनकी वफात हुई। अभी ये क्या नंबर है? कितने पेशेंट्स अभी एडमिट भी हो चुके हैं? देखिए, तो इसमें जो है, एक तो जो अस्पताल है या महकमा सेहत है उसकी जानिब से कोई, अब जाहिर है इसमें जो पेशेंट है हीट स्ट्रोक से मुतासरा, उनकी तादाद में इजाफा हुआ है। कोई बाकायदा उनकी जो है अदाद शुमार जारी नहीं किया जाता, जिसकी वजह से कंफ्यूजन जो है पूरी पैदा होती है और कोई किसी अस्पताल के फिगर्स कोड कर रहा होता है, कोई जिना अस्पताल के, कोई किसी के, लेकिन कोई ऐसा महकमा सेहत की जानिब से होना ऐसा चाहिए था कि कोई एक मुश्तरका तौर पर पूरे शहर के जो भी पेशेंट है अगर हीट स्ट्रोक के, उनका एक जो है वो रोजाना की बुनियाद पर एक जारी किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और पूरी मतलब ये इसमें जो पेशेंट्स हैं इनके मुख्तलिफ आदाद शुमार जो हैं वो कंफ्यूजिंग, मैं ये कहूँगा आदाद शुमार वो जो है मुख्तलिफ मीडिया पे जो है चलते हुए दिखाई देते रहे और अभी मुख्तलिफ नंबर्स हमें नजर आ रहे हैं। कदीर, अच्छा, साथ ही में ज्वाइन किया है फैसल ईदी साहब ने भी, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं और इस गुफ्तगू का हिस्सा बनाते हैं। फैसल साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर योर टाइम। सर, बताइएगा कराची की इस वक्त जो सूरत हाल है, इस पे आपकी क्या राय है? हुकूमती इकदाम ऑब्वियसली नाकाफी हैं या आपको क्या लगता है कि मजीद क्या कर लेना चाहिए हुकूमत को? लोग यहाँ पे मर रहे हैं। बिल्कुल मैडम, ये तो कल निस्बतन जो है वो बेहतर था। कल का दिन जो है वो उसमें इतना ज्यादा रश नहीं था और हलाकतें भी कम हुई हैं और हमारे पास भी कम आई हैं। आज इंशाल्लाह उम्मीद है कि और बेहतर हो जाएगा, लेकिन जो पिछले 4-5-6 दिन गुजरे हैं वो बहुत ही तशवीशनाक है। और 2015 की जो हीट वेव आई थी तो कमिश्नर कराची ने एक रिपोर्ट मर्तब की थी जिसमें हीट वेव की शक्ल के अंदर हमें कौन कौन से इकदाम करने चाहिए थे, हमें उसको रिव्यू करने की जरूरत है कि 41-42 टेम्परेचर पे जो है वो हमें क्या करना चाहिए जब हीट वेव की कंडीशंस हो। और इसके लिए जो है ना हमें दोबारा से उस पर जाना होगा और उसको रिव्यू करना होगा। और उनके जो इकदाम थे कमिश्नर कराची ने जो बनवाए थे एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक, उन पे अमल नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि लोगों को अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी लेवल का जो है वो मसला बनेगा। और हमें दोबारा से रिव्यू करना चाहिए ताकि हमारी याददाश्त का हिस्सा बन जाए और जो है वो नेक्स्ट टाइम अगर खुदा ना खास्ता इस तरह की कोई चीज होती है तो उसको हम कवर अप कर सकें, उसका हम मुकाबला कर सकें और लोग जो है वो अपनी बचत कर सकें। बिल्कुल। अच्छा फैसल साहब, ये जो हमारे सामने नंबर्स आ रहे हैं, जिन लोगों की जो जान बहक हुए जो लोग, वो नंबर मुख्तलिफ है, कभी कुछ सामने आता है कभी कुछ। आपके पास बेहतर इन्फॉर्मेशन होगी, प्लीज अगर आप हमें बता सके कि ये असल नंबर क्या है। देखें, इसमें कल का शामिल नहीं है, परसों तक का जो है 568 हमारे पास टोटल ये वो हैं जो हमारे ईदी सर्द खाने में या गुसल खानों में मैयतें आई हैं पिछले 5 दिनों में। 568 आपने बताया नहीं है, कल भी 110 या 111 के करीब थी और अमूमन जो आती हैं वो 30 से 40 के करीब आती हैं। और ये थोड़ा सा हाई नंबर था, इसलिए हमारे लिए भी थोड़ा सा तशवीशनाक था और हम चाह रहे थे कि लोगों को किसी तरीके से अवेयर किया जाए ताकि इन अमवात को कम किया जा सके। तो फैसल साहब, ये जो आपने बताया नंबर यकीनी तौर पर ईदी सेंटर में आने वालों का ही है, इसके अलावा जो बाकी हॉस्पिटल्स की हमारे पास खबरें आ रही थी या फिर ऐसे अफराद जिनकी शनाख्त नहीं हो पाई थी वो इससे अलग हैं, राइट? नहीं, हमारे पास जो इसमें लावारिस हैं वो भी शामिल हैं, लेकिन लावारिस की तादाद 30-35 से ज्यादा नहीं है इस 568 में। और अगर मैं छठे दिन को शामिल करूं तो फिर ये 600 समथिंग हो जाएगा ना, 670 से ऊपर चले जाएगा। माय गॉड। और मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर हम जुडिशनल इंक्वायरी के लिए अगर अपने चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट करें, आपके चैनल के तवज्जुह से आप भी रिक्वेस्ट करें, मैं भी रिक्वेस्ट करता हूं कि एक जुडिशनल इंक्वायरी होनी चाहिए इस पे साइंटिफिक बुनियाद पे, ताकि अगली दफा जो गलतियां हुई हैं इस हीट वेव में वो ना दोहराई जाए और वो गलतियां जो है वो पॉइंट आउट की जाए ताकि अगली दफा वो ना दोहराई जाए, जिससे ये सैकड़ों हलाकतें होती हैं। बिल्कुल। अच्छा फैसल साहब, ये जो डेड बॉडीज आ रही हैं ये ज्यादातर कौन से इलाकों से आ रही हैं?
ये ज्यादातर गरीब इलाकों से आ रही है जहां बहुत ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है, और लोगों से अगर पूछा भी जाए तो वो यही बताते हैं कि लोड शेडिंग की ही वजह से हमारे जो है वो अजीज की तबीयत खराब हुई और वो उसकी उसकी जो है वो अपनी जान नहीं बचा सका। ये असल में जब हीट वेव होती है ना, तो मॉइस्चर और स्टेबिलिटी एक जैसा माहौल अगर 3-4 दिन तक रहता है तो उसमें ये क्या होता है कि जिस्म ऑलरेडी हवा में नमी का तनासुब बहुत ज्यादा होता है, हवा में पानी होता है। Yes. जहाँ पे इस तरह की जो हीट वेव चल रही होती है, वो कराची समंदर के करीब है, तो यहाँ पे हवा में पहले ही नमी का तनासुब होता है, और हमारा जो पसीना जो हमारे जिस्म को ठंडा करने के लिए कुदरत का एक मैकेनिज्म है, हजारों सालों से लाखों सालों से ये सिलसिला चल रहा है, ये इसकी जो सलाहियत होती है जिस्म को ठंडा करने की वो खत्म हो जाती है, और जिस्म में फिर टेम्परेचर एकदम राइज होता है, और इंसान चंद घंटों के अंदर जो है अगर उसको मेडिकल ट्रीटमेंट ना दी जाए या उसको हीट से ना निकाला जाए तो वो इंतकाल कर जाता है। अच्छा फैसल साहब, आपने ये बेसिकली वेट बल्ब इवेंट कहलाता है हीट वेव के दौरान। जी जी, अच्छा आपने जिक्र किया था 2015 में कुछ गाइडलाइंस तैयार की गई थी कमिश्नर कराची की मदद से, वो इम्प्लीमेंट करने की अभी फौरी तौर पे ज़रूरत है। अगर उसकी कुछ गाइडलाइंस में से कुछ पॉइंट्स अगर आपके जहन में हैं तो प्लीज़ बताइएगा हमारे नाज़रीन, ताकि उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। मुझे इसमें ये था कि 42 टेम्परेचर पे इमरजेंसी डिक्लेयर करनी चाहिए थी, और मुझे कल एक जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट है, उसने मुझे इसकी कॉपी भेजी थी। 25 पेज पे इसकी कॉपी अवेलेबल है, और आप भी अगर सर्च करेंगे तो ये आपको मिल जाएगी। और उसमें ये था कि 42 टेम्परेचर जब राइज होता है हीट वेव की कंडीशन में, तो इमरजेंसी डिक्लेयर होगी, और लोगों को जो हिदायत दी जाएंगी कि वो बाहर ना निकले, हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाएगी, और दीगर दूसरी चीजें जो है वो उसमें बहुत सारी चीजें हैं कि कौन कौन से महकमे को कौन कौन सी चीजें करनी है, ताकि जो है वो अमवात को कम किया जा सके और लोगों को जो है वो बचाया जा सके। और इसमें सबसे बड़ी वजह ये हीट वेव के दौरान अगर लोड शेडिंग को खत्म कर दिया जाता तो इतना नुकसान नहीं होता। अच्छा फैसल साहब, आज की क्या सूरत हाल है, अभी तक का टेम्परेचर वगैरह, आज के एक्सपेक्टेशंस है? आज बहुत बेहतर लग रहा है, बाहर में आज माहौल में निकला, आज बहुत बेहतर है। और 2-3 दिन जब तक ये हीट वेव की इमरजेंसी है, अगर मैं इलेक्ट्रिक कंपनियों को, वापडा को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो है लोड शेडिंग ना करें, खासकर गरीब इलाकों में जहाँ पे कच्ची आबादियां हैं, क्योंकि उनमें वैसे ही दरख्त नहीं है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है। कंक्रीट का जंगल बना हुआ है, हमारे कराची का 70% इलाका तो जो है कंक्रीट का जंगल बना हुआ है, तो उन इलाकों में बिल्कुल ना करें, और इसके बाद पहले भी जितना जुल्म करना है गरीबों के साथ करते रहें। बिल्कुल जी, ऐसा ही है, ये तो जुल्म है गरीबों के साथ, और इसके जिम्मेदार यकीनी तौर पे ओहदेदारान ही है। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें अपना वक्त देने के लिए। कराची हाल है नाज़रीन, फैसल ईदी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है, और लोड शेडिंग का दौरानिया कम से कम किया जाए, ताकि हीट वेव, ये ऑलरेडी मौसम इतना ख़राब है, इतना बुरा मौसम है, और उसमें लोग एक बड़ी तादाद में जाम बहक हो रहे हैं। हुकूमत को फौरी तौर पर कुछ ना कुछ करना चाहिए कराची के लिए। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक एवरीबॉडी, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं सबकी सोच में। अच्छा, पाकिस्तान में एक बार फिर से ज़ुबान ज़द-ए-आम है एक नया फौजी ऑपरेशन, उस ऑपरेशन का नाम है जी अज़्म इस्तेहकाम। आप लोगों ने यकीनी तौर पर गुज़श्ता 3-4 रोज़ से इसकी बहस ज़रूर सुनी होगी। इसकी ज़रूरत अचानक क्यों पेश आई, यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। और फिर हुकूमत इस अचीव क्या करना चाहती है, हासिल क्या करना चाहती है। माजरत के साथ, साल 2023 की अगर बात करें तो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के 500 से ज़ायद अहलकार दहशतगर्दों के हमलों में जो है वो अपनी जान खो चुके हैं। जबकि अगर 2024 की बात की जाए तो पहले 6 माह में मजीद 250 अहलकारों की अमवात रिपोर्ट हुई। अब इनमें से 70 अमवात अप्रैल में हुई हैं। ऑपोजिशन की बात की जाए, तहरीक इंसाफ की बात की जाए, तो उनके कुछ रिजर्वेशंस हैं। वो रिजर्वेशंस क्या हैं और क्यों हैं, इसी पे बात करने के लिए जी हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हमें साथ ज्वाइन करें जी फारूक हमीद साहब। दोनों को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। भाई साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हारिस साहब, आपकी तरफ आऊंगी पहले। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये ऑपरेशन है क्या, और इसकी अचानक से ज़रूरत क्यों पड़ी है हमारी गवर्नमेंट को, हमारे मुल्क को? देखें, ये आपको ने देखा होगा कि कितनी ज़्यादा सर्ज हो गई ये दहशतगर्दी है, और पिछले 1 साल से 6-7 महीने से तो बहुत ज़्यादा हुई है। बहुत ज़्यादा हमारे
फौजी शहीद हुए हैं, उसके बाद सिविलियंस हैं और प्रॉपर्टी को नुकसान किया जा रहा है, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और इस पर ख़ास तौर पे अफगानिस्तान के अफगान तालिबान की बड़ी इन्वॉल्वमेंट हो गई है। उधर से ना उनको रोक टोक की जा रही है। उन्होंने कमिटमेंट की थी दोहा एग्रीमेंट में कि हम अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने नहीं देंगे, बट दे आर नॉट डूइंग कमिटमेंट। इसलिए इस वक्त जिस तरीके से हमारे रोजाना फिर अफगान इलेक्शन उसमें आते हैं, वो भी हमारे अमेरिकन वेपन एमुनिशन बहुत ज़्यादा आ रहा है, वो लेकर आ रहे हैं। फिर उसके बाद चाइनीज ऑल्सो हैव लॉट ऑफ कंसर्न, जिस तरीके से यहाँ पर बलूचिस्तान में रोज़ाना की तादाद में और इधर KPK में शहादतें हो रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं, अफरा तफरी फैलाई हुई है। मकसद है कि CPEC कामयाब ना। अभी आपने देखा होगा कि अभी जिसको पकड़ा ये कमांडर नसरुल्लाह को, उसने साफ बताया कि जी कि वो अभी TTP और मजीद ब्रिगेड और BLA भी एक गठजोड़ है, वो खुदार में वो वहाँ पर अड्डे बनाना चाह रहे थे ताकि ये यहाँ CPEC ने बने। तो इन चीज़ों को देखते हुए फिर एक हुकूमत ने फैसला किया, बहुत ठीक फैसला किया। ठीक हो और गया। ये ऑपरेशन चल रहा है, इसी की कंटिन्यूएशन है। इसमें एक बड़ी इब्हाम पैदा कर लिया गया है। इसमें देखें उनको जदीद आलात दिए जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं दी जा रही है, फॉरेंसिक की उनको एनालिसिस की फैसिलिटी दे रहे हैं। उसके बाद बॉर्डर मैनेजमेंट सख्ती की जाएगी, गाड़ियों की सख्ती से चेकिंग की जाएगी। ये तमाम चीज़ें उनको दे रहे हैं ताकि इनकी कैपेसिटी बढ़ाई और अच्छे तरीके से कामयाब ऑपरेशन किए जाएँ। दैट इज़ द प्रॉब्लम। कोई IDP डिस्प्लेस नहीं होंगे, कोई उस तरह का नुकसान नहीं होगा, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होंगे। तो ये लेकिन इसके लिए सिर्फ एक जो कंडीशन लगाई गई वो ये है कि देखें दहशतगर्द के खिलाफ तो फौज लड़ रही है, लेकिन दहशतगर्दी मुल्क से ख़त्म करने के लिए पूरी कौम को यकजा होकर इकट्ठा होकर खड़ा होना पड़ेगा और यू फाइट एज अ नेशन, तब ये कामयाबी होगी। बेसिकली इसमें ये फ़र्क इसमें दिखाया गया। बिल्कुल जी, ऐसा ही। अच्छा फारूक साहब, आपकी तरफ आऊंगी। आपको क्या लगता है कि हमारी गवर्नमेंट जो इस पॉइंट पे अचीव करना चाहती है, जैसे हारिस साहब ने बताया कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई है, ये जंग है, अचीव कर पाएगी हमारी हुकूमत ये? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, हुकूमत की कोशिश तो है कि इस पे एक नेशनल कंसेंसस जो है वो जनरेट कर दिया जाए, क्योंकि पिछले 5-6 दिनों में हमने देखा है कि बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन आई हैं KP की पॉलिटिकल लीडरशिप से, जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज है वहाँ पे स्टेक होल्डर। इसके बाद नेशनल असेंबली में आपने देखा है, फिर कल एक जरगा भी हुआ, वहाँ पे उन्होंने ऑपरेशन प्रोजेक्ट किया है। लेकिन मेरा ख्याल है अभी तक लोग समझ नहीं पाए हैं कि एक्चुअली ये इसके खदोखाल क्या है, कॉन्टूर्स क्या है। उनके ज़हन में, लोगों के ज़हन में ये बात आ रही है कि शायद ज़रबे अज़ब जैसा जो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन था, जिसमें लाखों लोग डिस्प्लेस हुए थे वहाँ पे नॉर्थ वजीरिस्तान में, और बहुत खून खराबा भी हुआ था, बड़ी तादाद में लोगों को, दहशतगर्दों को मारा गया था। फिर काफ़ी लोग भाग के अफगानिस्तान में चले गए, जब हम देख रहे थे सालों बाद रीग्रुप होके फिर वो इन्फिल्ट्रेट करके आए हैं और आ रहे हैं। तो ये जो मौजूदा ऑपरेशन चल रहे हैं, इन्हीं की कंटिन्यूएशन, इन्हीं की ज्यादा फ्रीक्वेंसी, इन्हीं की ज्यादा इंटेंसिटी। हम पहले भी सुन रहे हैं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, लेकिन अब मेरा ख्याल है ये ज्यादा जोर शोर के साथ जो होंगे। देखिए, एक बात हमें समझनी है, हमने हमेशा देखा है कि KP का सूबा जो है, खासकर अफगान जिहाद के बाद, ये हमारा फ्रंट लाइन सूबा रहा है। अफगान जिहाद में जो इतनी लड़ाई हुई है, आपको पता है कितने साल वो मामला चलता रहा। उसके बाद जो वॉर ऑन टेरर थी, उसमें भी KP का सूबा जो है, हमारे जो पठान भाई हैं, पश्तून भाई हैं, बहुत अक्रॉस दी बॉर्डर, पाक अफगान बॉर्डर, वो बड़ी बुरी तरह इसमें इन्वॉल्व रहे। बहुत सख्त डिस्टेबलाइजेशन हुई अपना KP में। तो मेरा ख्याल है वहाँ के अवाम, वहाँ की लीडरशिप अब ये चाह रही है। हालांकि देखें, एक तरफ वो ये भी कहते हैं कि जनाब शाम के बाद, उनके फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं, चीफ मिनिस्टर KP कह रहे हैं कि शाम के बाद पुलिस की कोई रिट नहीं है वहाँ पे, कुछ ऐसे एरियाज में, खासकर साउथ KP में, क्योंकि वहाँ पे उसके बाद फिर दहशतगर्द जो है वो दंदनाते फिरते हैं शाम को। मतलब ये कि रिट ऑफ द स्टेट नहीं है काफी एरियाज में KP में। अब देखें, कोई भी रियासत ऐसी सूरत हाल को बर्दाश्त नहीं कर सकती। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये पाकिस्तान की सलामती और बका का मामला है। तो लिहाजा लेकिन फारूक साहब, इसमें एक पॉइंट ये भी ना, उनके इसको रिजेक्ट करने का मकसद ये है, बल्कि उन्होंने शायद ये सियासी जमात ने, ऑपोजिशन ने इसको रिजेक्ट भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमें इसमें एतमाद पे लिया जाए, क्योंकि इसका फ्रेमवर्क क्या है, ये किस तरह होगा, ये क्यों हो रहा है, ये हमें पता नहीं है। तो सियासी मकासद के उनके कुछ रिजर्वेशन है, वो भी गवर्नमेंट को, उनको भी केटर करना चाहिए, नहीं? हाँ बिल्कुल, देखें वो तो अपना डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा है, लॉ मिनिस्टर ने कहा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस
कि जनाब हम बाकायदा इन कॉन्फ्रेंस में लेंगे, इन कैमरा ब्रीफिंग होंगी, कैबिनेट की वो जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी है उनको ब्रीफिंग होगी और पूरा फ्रेमवर्क जो है तमाम डिटेल बताई जाएंगी, ताकि जो डाउट्स हैं, जो ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट हुई है, उन चीज को क्लैरिफाई किया जाए और उनको ऑन बोर्ड लाया जाए। याद नहीं आपको क्या हुआ था 2014 में सानिया APS के बाद, जब तमाम पॉलिटिकल पार्टी, इमरान खान ने अपना धरना इमरजेंसी में खत्म किया इस्लामाबाद वाला, और तमाम पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठे हुए, आर्मी चीफ भी बैठे और वहां पे नेशनल एक्शन प्लान वहां से पैदा हुआ था और ऑपरेशन ज़ेरबिया का फैसला वहां पे हुआ था। उसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स में दहशतगर्दों को ट्रायल वहां पे फैसला किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल के लिए इजाजत दी, पॉलिटिकल पार्टी ने अप्रूव किया। तो देखे ना कितना भरपूर पॉलिटिकल सपोर्ट थी, पब्लिक सपोर्ट थी, और फिर ज़ेरबिया में गए और उड़ा कर रखती है इन लोगों को। बेशक इसमें कोई शक एक और चीज अपने ज़हन में रखी, देखें ये हमें बात भी ज़हन में रखनी चाहिए कि इस वक्त PTI की गवर्नमेंट है वहां पे KP में। अब आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, ये देखें ये हकायक है और उनका माइंडसेट आपको मिलता है, और वो ये कि जनाब एक वक्त था जब बानी PTI आपको याद है, और बड़े बड़े टॉप हमारे मीडिया के लोग, बड़े और लोग, वो एक लॉन्ग मार्च में गए थे जब 2008 और 13 के दरमियान बड़े खौफनाक ड्रोन अटैक हो रहे थे, यही पश्तून बेल्ट में, यही उस वक्त के फाटा में। तो लिहाजा वो ये एक कुदरती चीज नजर आ रही है कि वो नहीं चाहते हैं कि हमारे ये जो पश्तून भाई हैं, बेशक ये दहशतगर्द हैं, अक्रॉस द बॉर्डर है, लेकिन फिर वो भी पश्तून है। तो लिहाजा ये उस फैक्टर को भी ज़हन में वो रख रहे हैं, तो इस चीज को अपोज कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि KP हो, बलोचिस्तान हो, ये इस वक्त बड़े सीरियसली अफेक्टेड है, रियासत की रिट अफेक्टेड है, CPEC अफेक्टेड है, पाक चाइना के ताल्लुकात मैं आपकी बात समझी नहीं फारूक साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि PTI की जानिब से वो पश्तून होने की वजह से उस हैसियत से भी उन ऑर्गेनाइजेशंस को थोड़ा केटर किया जा रहा है? हमें खुल के बात करनी चाहिए, हमें खुल के बात करनी चाहिए। उनका एक है कि जनाब ये हमारे पश्तून भाई हैं वगैरह, लेकिन मैं समझता हूं दहशतगर्द अगर हैं तो वो तो किसी के भाई नहीं हो सकते। पश्तून ये उसको डिक्लेयर कर देना कि पश्तून ही दहशतगर्द है, आई डोंट थिंक सो कि ये भी कुछ वैलिड पॉइंट होगा। तो मैं ये थोड़े रेसिस्ट उनको चाहिए कि पॉलिटिकल माइंडसेट से ऊपर हट के रियासत की सोचें, रियासत की बका और सिक्योरिटी के बारे में सोचें, ये इस किस्म की चीजों में वो इन्वॉल्व ना हो। नहीं फारूक साहब, यहाँ पे थोड़ा सा डिसएग्री भी करूंगी, लेकिन खैर आती हूँ मैं हारिस साहब की जानिब। हारिस साहब ये बताइएगा कि ये जो डिवाइड ये हम क्लियरली देख रहे हैं, अभी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं इसमें भी हम एक डिवाइड देख रहे हैं। गवर्नमेंट की जानिब से कहा जाता है कि अड्डा है KP दहशतगर्दी का, जबकि ऑपोजिशन उसको बैकफायर करती है, ये कहते हुए कि पंजाब से सारी दहशतगर्दी होती है। सो ये डिवाइड नहीं होनी चाहिए सूबों के अंदर। ये मैंने सियासतदानों से भी इसका जवाब लेने की कोशिश की कि अगर ऑपरेशन है तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होना चाहिए ना, ये सूबों में डिवाइड क्या है? देखिए, इसमें बात एक याद रखें कि ये ऐसे जो ऑपरेशन होते हैं पूरी कौम के साथ खड़ा होना चाहिए। दुश्मन का नैरेटिव यही है कि फौज और अवाम में खलीज पैदा की जाए, फौज को कमज़ोर किया जाए और फिर खुदा न खासा इराक, लिबिया, सीरिया की तरह यहाँ पर अपने मकासद हासिल कर सके। यहाँ पर बात करने की है कि इसके लिए क्या, जिस तरीके से हमारे फौज को शहीद कर रहे हैं, कभी आपके सामने माइंड ब्लास्ट होती हैं और कभी कितने नुकसान हो रहा है, क्या ये हम होने दें? क्या हुकूमत को रेट अपनी कायम करनी चाहिए? क्या हमारे पश्तून भाई यहाँ पर इस वक्त जो KPK में है, बलूचिस्तान में है, या उनको हम उनके रहमो करम पर छोड़ दें? ये सोचना चाहिए। इस और सबसे इफेक्टिव जो है वो एक KPK और एक बलूचिस्तान है। तो ये हुकूमतों को तो बड़ा खुश होना चाहिए, बल्कि मदद करनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ये जो डिवाइड है, इसके लिए बड़ी सिंपल सी बात है कि आप पार्लियामेंट में ले जाएं, इसको डिस्कस करें। सिक्योरिटी फोर्स जो एलिमेंट्स हैं वो आपको पंजाब भी हमारा है, KP भी हमारा है, बलूचिस्तान भी हमारा है, ठीक है। इसके साथ देखिए, इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें साथ ही साथ 2-3 प्रॉन्ग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। नंबर 1 सबसे इम्पोर्टेंट ये कि इस ऑपरेशन के साथ जो पहले से ही चल रहा है, इसको और इसकी पैसे बढ़ाने की बात हो रही है। आप डेवलपमेंट करें के फाटा के अंदर, आप वहाँ पर रोड्स लेके जाएं, आप वहाँ पर हॉस्पिटल बनाएं, स्कूल बनाएं, उसके बाद इंडस्ट्री लगाएं, लोगों को रोजगार दें, लोगों को पढ़ाएं, ताकि उनको समझ आए। जब ये सोशो इकोनॉमिक फैक्टर ख़त्म होगा, लोगों के पास जॉब्स होंगी, बच्चे नौजवान जब अपने कारोबार में लग जाएंगे तो फिर उनको हॉस्टाइल एजेंसीज नहीं पकड़ सकती, वो उनको विनोवर करती हैं, थोड़े पैसे देते हैं, गुर्बत है वो इनके काम शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ अफगानिस्तान से ये बात करें कि जी ये इस तरीके से अफगान तालिबान जो है हमारा नुकसान कर रहे हैं, इनको वार्निंग दें कि जी आपने कमिटमेंट की थी, आप अपनी सरजमीन को
प्रॉपर तरीके से सील करें, वहां से नहीं इन्फिल्ट्रेशन होने दें। उसके बाद फिर एक को भी इतना बड़ा एक कैच मिला जो आपने नेशनल कमांडर को पकड़ा है, आप इस्लामाबाद में आपके सारे एम्बेसडर्स हैं, उनको बताएं कि व्हाट इंडिया इज डूइंग, व्हाट अफगानिस्तान में क्या प्रॉब्लम हो रही हैं। उसके बाद यहाँ पे लेके फिर आप इसका डोजेज सर, बना के पाकिस्तान में इतनी मजहबी इंतहा पसंदी हो गई है, हाँ हो चुकी है, और इसके लिए वी हैव टू वर्क। अब इसके साथ वो भी दहशतगर्दी की एक शक्ल है ना। नेशनल एक्शन प्लान में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी वो थी कि नेक्टा का फॉल अभी कर रहे हैं, उसके बाद मदरसा रिफॉर्म नहीं की गई है, जुडिशियल रिफॉर्म नहीं है। आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जब ऑपरेशन करें तो इसमें जुडिशरी हैज टू बी ऑन बोर्ड। जुडिशरी में हर बात में स्टे दे दिया, आपके सामने एपीएस के बच्चे शहीद हुए, उनके जो टेररिस्ट थे उनको बेल दे दी गई। तो ये सब ने मिलकर आई गो एंड टू एक्सटेंड कि एक असेंबली ये भी करे जी कि ठीक है 3-4 साल के लिए दोबारा मिलिट्री कोर्ट एस्टैब्लिश करें जो इन टेररिस्ट को तो ट्राई करें और जल्दी सजाएं दें, इंसाफ के तकाजे सारे पूरे करें, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब तक डिटरेंस नहीं होगी, सजा नहीं होगी, जल्दी नहीं होगी, ये इसका असर नहीं होगा। सो आपको 2-3 प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी बना के आपको इसको चलना पड़ेगा। लेकिन एक याद रखें, जब पूरी कौम खड़ी हो जाती है ना तो फिर यू फाइट एज अ नेशन। देखें, याद रखें, मिलिट्री इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रॉन्ग फेडरेशन, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, स्ट्रॉन्ग फेडरेशन। तो इस वक्त फेडरेशन को थ्रेट किया जा रहा है क्योंकि बलोचिस्तान में वो सीपैक नहीं बनाने देना चाहते, इसलिए कि आप एक इस्लामिक मुल्क हैं, आप एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, आपकी जो सिचुएशन बहुत अच्छी है, आपकी फौज बहुत लड़ाका है, आप अगर इकोनॉमिक तरक्की करेंगे तो अपने फैसले अपने मुल्क के मफादात में करेंगे। दैट इज द रीजन वो आपको तरक्की नहीं करने देंगे। बिल्कुल जी। अच्छा फारूक साहब, हमारे पास टाइम बहुत कम है, जल्दी से बताइएगा इस ऑपरेशन के फीचर्स क्या होंगे? देखिए, एक तो फीचर हमने डिस्कस करना भूल गए और वो ये है बड़ा अहम कि अगर जरूरत पड़ी तो अक्रॉस द बॉर्डर अफगानिस्तान में जाके जो इनके बेसिस एंड सेंचुरीज हैं, अड्डे, टीटीपी वगैरह और लोगों के ये बीएलए ग्रुप्स के, तो उनको भी टारगेट किया जाए, नंबर 1। दूसरा ये है कि देखें पिछले 1 महीने के अंदर 3-4 बच्चों के किया जाए फारूक साहब, ये किया जाएगा? किया जाएगा, उसमें लिखा हुआ है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो भी होगा और बिल्कुल होना चाहिए। और दूसरा ये कि इन्होंने काफी देखे बच्चों के स्कूल जो है उनको तबाह किए हैं। आपको याद हो कि ज़र्बे अदब के बाद इतनी तबाही हुई थी, लेकिन फौज ने और फौज के इदारों ने तमाम रिकंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी दी। जितनी सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ था ज़र्बे अदब और उससे पहले, और तमाम चीज़ों को रीबिल्ड किया गया था। ये लिहाजा मैं पॉइंट ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर अभी हमने इनको चैलेंज ना किया भरपूर तरीके से तो ये ना हो कि वो हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। माजरत के साथ वक्त खत्म हो चुका है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मैं हारिस साहब आपका भी, फारूक साहब आपका भी। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है ऑपरेशन के हवाले से। देखते हैं कि इसके क्या फीचर्स हैं, कैसे और किस तरह इसका आगाज होता है और क्या होता है, इस पर अभी आपको अपडेटेड रखेंगे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करने लगे। वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं सबकी सोच में। लम्स की हम बात करने लगे हैं। लम्स ने एशिया के सबसे बड़े डिबेटिंग टूर्नामेंट यूनाइटेड एशियंस डिबेटिंग चैंपियनशिप यानी कि UADC आप इसको कह सकते हैं, तीसरे नंबर पर अपनी जगह बनाई है। लम्स की टीम ने शानदार परफॉर्म किया और एशिया की बेहतरीन टीम नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को शिकस्त देकर सेमीफाइनल तक रसाई हासिल की और पाकिस्तान का ऑब्वियसली नाम रोशन किया। अहमद बिन ताहिर एक मेंबर हैं ये जो डिबेटिंग टीम है इसके, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानते हैं कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा है। अहमद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो मुबारकबाद और उसके बाद बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। थैंक यू सो मच, आई एम डूइंग वेल। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। दिस इज़ द पीक ऑफ डिबेटिंग, दुनिया की सेकंड बड़ी डिबेटिंग चैंपियनशिप है और एशिया की सबसे बड़ी, तो इसमें पार्टिसिपेट करना इन एंड ऑफ इटसेल्फ इतनी बड़ी बात थी। फिर वहाँ जाकर कम्पीट कर इतना आगे तक जाना, रैंकिंग एज द 3rd बेस्ट टीम इन एशिया, तो दैट वाज इंडीड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। और बस हम इंशाल्लाह आगे इसी से ग्रो करने की कोशिश करेंगे। कितने मेंबर्स हैं आपकी टीम में? वी वर अ 3-member टीम। मैं खुद था, अहमद बिन ताहिर, मेरे साथ मार्जिया रशीद और मुस्तफा वासी थे, तो हम तीनों की टीम थी और हमने वहाँ जाकर फिर पार्टिसिपेट किया। सही। सो अभी आप लोग ऑब्वियसली बहुत अच्छा फील करते हैं, लेकिन फिर भी मैं नाज़रीन के लिए चाहूंगी कि हाउ आर यू फीलिंग पाकिस्तान का नाम ऐसे रोशन करके?
इट फील्स ग्रेट कि पाकिस्तान का नाम आप आगे रोशन करें कि आप एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हैं जहां दुनिया की बहुत ज़्यादा टीम्स हैं. देयर वर टीम्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस एशिया, मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, फिलीपींस. अब नाम लेता रहूँ तो बहुत टाइम गुजर जाएगा, लेकिन पूरे एशिया से टीम्स थी. वहां जाकर पाकिस्तान का नाम सुरखरू करना और अपने आप को उस जगह पर प्लेस करना जहां पर टॉप टीम्स जो हैं आप उन्हें हरा सकते हैं, तो दैट इन एंड ऑफ इटसेल्फ इज अ ह्यूज थिंग. और आपको बहुत फिर फील होता है कि हाँ, मैंने अपने कंट्री को कुछ पे बैक किया है, और फिर आप ज़्यादा आगे आगे बढ़ने की जो है ना एक डिज़ायर से आगे जाते हैं. अच्छा, टेल अस मोर अबाउट द चैंपियनशिप. टॉपिक्स क्या थे, वो ओवरऑल सिचुएशन क्या थी, आप लोगों ने क्या किया, वो सब. सो बेसिकली ये पार्लियामेंट्री डिबेटिंग फॉर्मेट था विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम डेक्लेमेशन या मॉडल यूएन. पार्लियामेंट्री डिबेटिंग फॉर्मेट में ना 3 स्पीचेस होती हैं 7 मिनट की, तीनों ने देनी होती हैं, और 1 वर्सेस 1 होता है. तो बेसिकली एक 3 वर्सेस 3 होता है. तो उसमें बेसिकली आपने जब 7 मिनट स्पीचेस देनी है उससे आपको 30 मिनट्स पहले एक टॉपिक मिलता है, और उन 30 मिनट्स में ही आपने विदाउट इंटरनेट, विदाउट एनी रिसोर्सेज आपने अपनी स्पीचेस प्रिपेयर करनी होती हैं और आर्ग्यू करना होता है. एंड द आर्गुमेंटेशन इज़ वेरी रीजनिंग बेस्ड कि आपने लॉजिकल रीजनिंग के मुताबिक, स्ट्रक्चरल रीजनिंग के मुताबिक आपने आकर आर्ग्यू करना है वहाँ पर. रेट्रिक से बियॉन्ड होकर आपने करना होता है. हमारे जो टॉपिक्स होते हैं दे नॉट लिमिटेड, बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरह के टॉपिक्स होते हैं, आपको नहीं पता होता क्या आएगा. सो वी स्पोक 11 राउंड्स इन टोटल. 8 राउंड्स हमने 8 मैचेस बेसिकली हमने compete किए थे पहले जो ग्रुप स्टेज होती है उसमें, एंड देन द ऑक्टा फाइनल, क्वार्टर फाइनल एंड सेमीफाइनल. अच्छा, उसमें टॉपिक्स थे जैसे कि या जी कंटिन्यू करें. there were topics like NATO, for instance, in the semi-final where we had to discuss whether the NATO should be disbanded. एक हमारा topic था about the academization of the feminist movement. There was one topic about terrorist organizations and how they conduct their operations. एक टॉपिक स्पोर्ट्स के ऊपर था, जैसे वर्ल्ड कप जो है वो अगले साल से अगले वर्ल्ड कप से उसमें नंबर ऑफ टीम्स एक्सपैंड कर रहे हैं, सो द टूर्नामेंट इज एक्सपैंडिंग. तो उसके ऊपर था कि क्या ये होना चाहिए कि नहीं. सो इट कैन रेंज फ्रॉम एनीथिंग, तो वो लिमिट नहीं होती उसमें. अच्छा, आपने क्या बताया था आपके जो टीम मेंबर्स थे उनके क्या क्या नाम है? मुस्तफ़ा वासी और मर्जिया रशीद. मुस्तफ़ा अब्बासी, वासी. ओके. एंड द अदर वन? मर्जिया रशीद. मर्जिया. अच्छा, मर्जिया और मुस्तफ़ा की कुछ वीडियोस हैं और आपके भी हमारे पास, पहले नाज़रीन को भी दिखाते हैं कि एक्चुअली व्हाट अमेजिंग वर्क डिड यू गाइस डू. Being a non-NATO country is still being actively given NATO funding and is able to fight back to the extent that it is, right? We think the fact that Russia has not been able to succeed in its invasion of Ukraine is specifically because of the NATO, because in absence of any other military fund, NATO that came through and actively said them, hey, you know what, you might not be with us, but we want you to be free. We have narrative, i.e. what are your alliances going to look like? Because we posit to you that these alliances are going to ally with the US anyway, because the US is the greatest military actor of the 21st century, because the US has infrastructure all across Europe and the rest of the world, where it has military bases, where it has warships, where it has missiles and other stuff, which is strategically placed to counter Russia. If these countries one day feel threatened, getting from NATO is irrelevant insofar as you're unlikely to be invaded, then I don't think these countries have an incentive to stay in NATO. But I think they do. I'll talk about that later. I think the first part of the timeline that I want to talk about is directly post USSR, whether NATO was any help, right? And I think we gave you a very चलें जी, ये वीडियोस हमने प्ले की, बहुत अमेजिंग. मतलब आई वाज जस्ट लुकिंग एट यू गाइस. अहमद, ये भी बताएं कि जब आप लोगों की टॉपिक दिया गया, यू टोल्ड मी कि आप लोगों के पास इंटरनेट वगैरह नहीं था, कुछ शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन था, उसी में आप लोगों को इसको कवर करना था. हाउ वर यू फीलिंग उस टाइम में? इट वाज फाइन. हम बड़े सालों से डिबेट कर रहे हैं, मेरे पास 7 साल का डिबेटिंग एक्सपीरियंस है, मेरे टीममेट्स के पास भी इतना ही है, तो हम ऑब्वियसली वेरी यूज्ड टू दिस नाउ एट दिस पॉइंट. और हम बहुत से टॉपिक्स जो हैं हम खुद से डिबेटिंग कर करके हम सीख गए हैं. हमने स्टडी की थी ईयर्स बिफोर द टूर्नामेंट्स, और ईयर्स और जितने हमने साल डिबेटिंग की उसमें हम स्टडी करते रहे हैं, बुक्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू. सो आप एक वेल्थ ऑफ नॉलेज क्रिएट कर लेते हैं, आप आर्ग्यूमेंट बनाना सीख लेते हैं. तो इस टूर्नामेंट से बहुत 1 महीना पहले से ही हमने तैयारी शुरू कर दी हुई थी, स्पेसिफिकली इसके लिए भी वो हमने की. और फिर जब हमें टॉपिक्स मिल रहे थे, ऑब्वियसली कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं होती, तो फिर आपको जितना पता होता है आपने उसी को प्ले करके जीतना होता है. दैट्स पार्ट ऑफ डिबेटिंग एज वेल. सो फॉर इंस्टेंस इन दिस जो आपने अभी दिखाया, ये हमारे सेमीफाइनल का था, तो इसमें जब उन्होंने हमें नेटो का टॉपिक दिया था तो हमें एक फेयर आइडिया था कि हमने इसे कैसे आर्ग्यू करना है और कैसे स्ट्रक्चर करना है. सो वी रिएक्टेड टू इट वेरी वेरी पॉजिटिवली एंड वी रोज टू द ओकेजन. अल्हम्दुलिल्लाह. बिल्कुल. अच्छा, ये आपने ठीक बात की कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है, वेल्थ ऑफ नॉलेज होती है, आपको बहुत सारी चीज़ें खुद ही पता होती हैं, लेकिन कभी कभी आई थिंक कि अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज भी है ना और आप ब्रेनस्टॉर्म करते हैं तो फिर आपको नेचुरली आइडियाज़ वगैरह या खुद ही चीज़ें आपके सामने क्लियर होना शुरू हो जाती हैं. एब्सोल्युटली. और इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि दिस इज अ टीम स्पोर्ट. तो हम तीनों एक साथ बैठ कर रहे होते हैं, तो हमारी अपनी अपनी एक्सपर्टीज भी है.
सो फॉर इंस्टेंस अगर मेरी एक्सपर्टीज पॉलिटिकल टॉपिक्स है और मर्जिया की एक्सपर्टीज पहले लेट्स से टॉपिक्स रिलेटेड टू फेमिनिज्म है एंड देन मुस्तफा इज अबाउट टू टॉक अबाउट फिलॉसफी, तो हम अपनी एक्सपर्टीज को और अपने आइडियाज को पूल इन कर लेते हैं, उससे भी जो वेल्थ ऑफ नॉलेज है वो बहुत हेल्पफुल हो जाती है और हम फिर उसको मजीद आगे कर सकते हैं। एग्जैक्टली, इसीलिए टीम को टीम कहते हैं, है ना। अच्छा अहमद, आपकी टीम मेंबर मर्जिया ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे भी बात करेंगे। मर्जिया, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, हाउ आर यू फीलिंग? आई एम फीलिंग रियली ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कहते हैं जो हमारा लाइक पॉजिटिव वेरी सक्सेस है, काफ़ी खुशी पे हूँ हम सब। अच्छा फील हो रहा है? मर्जिया, आपको आवाज़ आ रही है? सॉरी, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई। आप अभी मुझे सुन पा रही हैं मर्जिया? कैन यू हियर मी? जी, अब आ रही है। अच्छा, मैंने ये पूछा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अहमद का एक्सपीरियंस तो हम जान चुके हैं। मेरा एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा था। दिस वाज लाइक वन ऑफ मैंने इतना इंटरनेशनल ट्रैवल किया नहीं है, तो लाइक मेरे लिए इवन गोइंग टू मलेशिया इन इटसेल्फ वाज लाइक काफ़ी बड़ी डे थी। मेरे पेरेंट्स बहुत एक्साइटेड थे। आई थिंक जस्ट लाइक स्पीकिंग इतना बड़ा टूर्नामेंट वाज सच अ बिग अपॉर्चुनिटी, बट आल्सो स्पेसिफिकली स्पीकिंग इट विद लाइक अहमद और वासी के साथ इतना मुझे लाइक हमारी दोस्ती इतनी अच्छी हो गई थी, और स्पेशली जब हम इतना आगे तक पहुंचे तो लाइक बिल्कुल बहुत मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा। दैट्स अमेजिंग। अच्छा अहमद, अब इस कामयाबी को आप कैसे देखते हैं? व्हाट डू यू एम टू डू कि यार अभी इससे भी बहुत आगे जाना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह? इंशाल्लाह वी एम टू गो बियॉन्ड दिस एज वेल। हम एम करेंगे कि अगले साल हम ये टूर्नामेंट जीते हैं, ठीक है। अभी जो हम थर्ड आए हैं, दिस इज पाकिस्तान बेस्ट एवर परफॉर्मेंस इन इट्स हिस्ट्री। तो लेकिन अब हम यहाँ पर अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहते, हम अगले साल जीतना चाहते हैं, फिर और इंटरनेशनल टूर्नामेंट हैं जहाँ हम परफॉर्म करना चाहते हैं। बट इसमें ऑब्वियसली वी नीड help, we need support because this is an international tournament, we had to go to Malaysia for this। तो उसमें obviously funding limited होती है, और आपको और जो बाकी टीम्स compete कर रही थी वो consistently international tournaments पहले से बोल रही थी because उनकी governments उन्हें support करती हैं या फिर private sponsors होते हैं उनके पास। तो वो अभी फिलहाल हमारे पास नहीं है और पाकिस्तान में support कम है। So if the government supports us या if private sponsors come through और वो हमें international tournaments पे जाने की opportunity देते हैं, तो हम with time तो आउट परफॉर्म कर सकते हैं बाकी सब। दैट वुड बी अमेजिंग एक्चुअली। मर्जिया, जो टॉपिक्स अहमद ने तो कुछ बताया हमें कि हमने क्या क्या प्रिपेयर किया था, आपने कौन कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर किए थे? आप सब लोगों ने, ऑब्वियसली यू आर अ टीम, और उसमें फिर आपको कौन से टॉपिक्स करते हुए सबसे ज़्यादा मज़ा भी आया? तो मैं ह्यूमैनिटी स्टूडेंट हूँ, तो मुझे लाइक हिस्ट्री और लाइक फेमिनिज्म, जैसे अहमद ने बात की, और लाइक प्रेजेंट इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पे जो इस तरह के सोशल टॉपिक्स होते हैं, मुझे उस पर ज़्यादा मज़ा आता है। तो आई थिंक हमने पहला राउंड जो किया था, हमने किया था कि लाइक जो प्रेजेंट इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसके क्या लाइक प्रोज और कॉन्स है, लाइक जो हमारी लाइक है इस तरह का प्यूनिटिव सिस्टम, वो अच्छा है कि कहते हैं प्रिजनर्स के लिए, सोसाइटी के लिए, तो वो उसमें काफ़ी मज़ा आया था। और फिर हमने एक और टॉपिक किया था, आई थिंक एकेडमाइजेशन ऑफ द फेमिनिस्ट मूवमेंट पे, कि जो इतने सारे लोग रिसर्च कर रहे हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट पे, प्रोफेसर्स और PhD, वो अच्छी है या बुरी है। तो उसमें हमें आई थिंक मेरे काफ़ी मेमोरेबल राउंड रहा है, क्योंकि वो मुझे उन चीज़ों में वैसे भी अपना खुद इंटरेस्ट है। बिल्कुल। अच्छा अहमद, इस तरह की चैंपियनशिप्स, कॉम्पिटिशन्स, हेल्थी एक्टिविटीज़ बड़ी कम होती है और हमारा एजुकेशन सिस्टम तो ऑलरेडी बड़ा कमज़ोर है। सो व्हाट डू यू थिंक? आप अब खुद ही एक जगह पे हैं, आज हम आपसे बात करें, फ़ख्र के साथ बात करें, आप हमारा फ़ख्र हैं। व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम को किस तरह बच्चों को इस तरह की हेल्थी एक्टिविटीज़ की तरफ लेकर आना चाहिए, और उस पर आप अपना रोल कैसे अदा कर रहे हैं? I think specifically like जो extracurricular activities होती हैं, सिर्फ डिबेट नहीं, बट लाइक एनीथिंग एल्स लाइक स्पोर्ट्स एक्सेट्रा, वो कभी बहुत दफा फोकस नहीं दी जाती, लाइक मुझे डिबेट के बारे में नहीं पता था जब तक मैं A लेवल्स में नहीं आई, तो पूरा O लेवल्स मैंने कभी उस पे तकरीर नहीं की थी। और आई थिंक जब हमारी जो सोसाइटी है लम्स में, उसमें हम लाइक रेगुलरली ट्रेनिंग कैंप्स ऑफर करते हैं, और लाइक वो ओपन टू लाइक ऑल द स्टूडेंट्स होते हैं, तो एनी स्टूडेंट जिसने कभी पहले डिबेटिंग नहीं भी की वो भी आ सकता है, और हमारे टीम मेंबर्स जो काफ़ी सालों से कर रहे हैं हम सिखाते हैं और उनको इंकरेज करते हैं कि और लोग भी इस स्किल को ट्राई टू पिकअप करें, क्योंकि आपको वैसे भी जनरल लाइफ में बहुत हेल्पफुल होती है पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन। अहमद, हमारे पास टाइम कम है, आप इस पे कुछ ऐड करना चाह रहे थे? हाँ बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा था कि इसके ऊपर बिल्कुल फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। अब फॉर इंस्टेंस हम लम्स के थ्रू भी करते हैं, उसके अलावा आई माई सेल्फ पर्सनली आई एम कोचिंग एज वेल एंड डिबेट्स एज वेल, तो मैं एक हाई स्कूल जाकर वहाँ पर कोचिंग करता होता हूँ। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो करंट कोहोर्ट ऑफ डिबेटर्स है, एटलीस्ट वो यंग डिबेटर्स को या स्टूडेंट्स को कोच करे, उनको जाकर सिखाए और मोटिवेट करे कि लोग इवन इफ़ यू नॉट दैट गुड राइट नाउ, अगर आप अभी शुरू के स्टेजेस में हैं, मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। डिबेटिंग एक बहुत मुश्किल स्पोर्ट है, तो उसको आप बिल्ड करके नेशनल और इंटरनेशनल सक्सेस हासिल कर सकते हैं। इट टेक्स एफर्ट, बट
that's all it takes. अगर आप इतना करने को तैयार हैं तो there's a lot to achieve in there and there's a lot to learn in there as well. चलें जी, इट्स अ लॉन्ग रोड अहेड। आप दोनों को गुड लक विश करते हैं, मर्जिया आपको भी और अहमद आपको भी ऐसे ही कामयाब होते रहें, पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, वक्त तो एक ब्रेक शामिल करने का। ब्रेक शामिल करते हैं और जल्दी से वापस आते हैं। आपने देखते रहना सुबह की सोच। वेलकम बैक जी। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। ये इतनी खूबसूरत आवाज़ में जो आपने इस वक्त कौमी तराना, कौमी नगमा सुना है, वो है जी खूबसूरत सिंगर हमारे साथ ही मौजूद है, नज़ाकत अली शाद। उनकी आवाज़ में सुना, उन्हीं की तरफ बढ़ते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। नज़ाकत, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, थैंक्स फॉर हैविंग मी। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इतनी खूबसूरत आवाज़ में गाना गाते हैं आप कब से? मुझे बचपन ही से म्यूज़िक से बहुत लगाव था, मतलब हमारे घर में शुरू से ही बहुत अच्छा म्यूज़िक सुना जाता है। हाँ। तो लेकिन जो मैंने सीखना शुरू किया वो 17 इयर्स की एज में, और अब 7 इयर्स हो गए सीखते सीखते। अच्छा अच्छा, सो आप ये कौमी नगमे ही गाते हैं ज़्यादातर? नहीं, मैं हर स्टाइल गाता हूँ। लाइक मैं आई कैन सिंग इन 11 डिफरेंट लैंग्वेजेस, और इसके अलावा मैं बहुत सारे स्टाइल्स, क्लासिकल, गज़ल, बिकॉज मेरा यही मानना है कि मतलब सिंगर वही अच्छा और आज के दौर में कामयाब है जो हर स्टाइल गाए। आप किसी एक स्टाइल को ओन नहीं कर सकते। अच्छा, 11 डिफरेंट लैंग्वेजेस, कौन कौन सी? लाइक पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, कश्मीरी, सराइकी, बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु और उर्दू तो है ही। सीरियसली? हाँ जी। आप खुद सिंधी हैं क्या है? नहीं, हम सियालकोट से हैं और हम प्योर पंजाबी हैं। तो आपको उसूली तौर पे तो सिर्फ पंजाबी गाना आना चाहिए, लेकिन आप ये बात सब सीखी? जी नहीं, मैंने सीखी नहीं, जस्ट गाने याद किए। जब आप स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, आपको पता है वहाँ पे हर तरह की ऑडियंस होती है। हाँ। तो फिर उसमें ये है कि मैं सबको राजी कर देता हूँ। सबको राजी कर दो? आपने मुझे भी राजी कर दिया और मुझे हैरान भी कर दिया कि आप इतनी सारी लैंग्वेजेस में गाते हैं। कौन कौन से स्टेजेस पे परफॉर्म किया आपने अभी तक? मैंने ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, बल्कि अभी रिसेंटली जो पंजाब टैलेंट हंट 2024 हुआ है उसमें मैंने डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 2nd पोजीशन हासिल किया और उसके लिए प्रोविज़न कंपटीशन के लिए क्वालिफाई किया। और इसके अलावा वॉइस ऑफ पोटोहार में भी मैं फर्स्ट रनर अप था, और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स मैंने इस तरह विन भी किए और रनर अप भी रहा हूँ। अच्छा, नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि नज़ाकत बसारत से भी महरूम है, लेकिन उनका ये जज्बा है जो उनको पाकिस्तान में इतना एक खूबसूरत मकाम दे चुका है। आपने जब से ये गाना शुरू किया, तो ऑब्वियसली आप मतलब आपकी मोटिवेशन या वो बचपन से जो घर में एक मौसीकी का रवाज था उसकी वजह से हुआ? हाँ जी, बचपन में असल में हमारे घर में शुरू से बहुत अच्छा। कोई और भी था फैमिली में सिंगर वगैरह? नहीं, सब बहुत अच्छे लिसनर्स हैं और बहुत अच्छे लिसनर्स हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ सब सुनकार हैं और मुझे गुलकारी का शौक़ हो गया। लेकिन ये है कि फिर मतलब जैसे म्यूज़िक में अगर मेरी कोई इंस्पिरेशन बनी तो वो एक हमारी पाकिस्तान के सिंगर हैं सारा रज़ा। मैं बचपन से उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मतलब बचपन से उनको सुनता हूँ। उनको भी ये बात पता है कि मैं उनका क्रेज़ीएस्ट फ़ैन हूँ। तो वही मेरी इंस्पिरेशन बनी कि मैं म्यूज़िक सीखूँ। फिर जो कुछ वो करती हैं, लाइक मैंने देखा कि वो बहुत सारी लैंग्वेजेस में गाती हैं, बहुत सारे स्टाइल्स गाती हैं। फिर मैंने भी रफ्ता मतलब आप ये कह सकते हैं कि सारा का मेल वर्जन इस टाइम आपके सामने बैठा। माशाल्लाह, दैट्स वेरी गुड। तो आपने सीखा कितने अरसे में और किससे सीखा? मुझे 7 इयर्स हो गए म्यूज़िक सीखते सीखते, और मेरी शुरुआत हुई थी पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट से, और फिर बीच में हम आहंगे खुसरवी म्यूज़िक एकेडमी में थे, लेकिन दोबारा से हम पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में अब आ गए हैं और मेरे टीचर का नाम है सर हसन अब्बास। अच्छा, आप ये जो अभी तक जो भी आपने स्टेजेस वगैरह पे परफॉर्म किया, जो भी आपकी परफॉर्मेंसेज, उनमें से आपकी फेवरेट परफॉर्मेंस कौन सी है? मेरी फेवरेट परफॉर्मेंस मुझे एक बार रिसेंटली आया था नगदा कोका, तो जब वो हमने परफॉर्म किया तो हमें उसकी तो ऐसी कंट्रोवर्सी है। जी हमें बहुत आउटस्टैंडिंग, नहीं हमने कंट्रोवर्शियल शेयर पढ़ा ही नहीं था ना। अच्छा तो वो लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, हमें मना किया गया था तो उसका हमें फिर अच्छा रिस्पॉन्स आया था। तो ये सुना सकते हैं आप? हाँ, जरूर सुनाएं, चलें जी। कोका नकदा टह गया जदन दा टूट रहा पल कख भी न रह गया है। नकदा कोका हाय डिठारा तो का, हाय नकदा कोका डिठारा तो का, लब लब थकिया नहीं लबदा
मुड़िया ढोला वे कलिया दिल हुड़ नहीं लगदा हाय नकदा कोका डिठा रतों का गड्डी करोला होली होली गेर तुला माया मैं मर वैसा तू परदेस ना जा माया हाय नकदा कोका डिठा रतों का हाय नकदा कोका डिठा रतों का लब लब थकिया नहीं लबदा मुड़िया ढोला वे कलिया दिल हुड़ नहीं लगदा। अमेजिंग अमेजिंग, कितना खूबसूरत गाते हैं आप। अच्छा, ये जो बाकी जुबानों में आप गाते हैं उनमें गाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता क्योंकि आपने अब सिर्फ लैंग्वेजेस सीखी नहीं है ना ओवरऑल, तो मतलब मैं गाने को इतनी शिद्दत, मैं याद वही कॉम्पोजिशन करता हूँ जो मुझे अच्छी लगती है और फिर मैं उसको इतनी शिद्दत से करता हूँ कि उसमें फिर गलती की गुंजाइश होती नहीं है। अच्छा, तो जो भी जुबानें आपने काउंट की हैं उनमें से कौन सी जुबान को गाना सबसे ज़्यादा आसान है या मुश्किल है? आसान मुश्किल तो कुछ इस तरह नहीं है, लेकिन जो सिंधी की डिक्शन है वो थोड़ी सी प्रोनाउंस करना मुश्किल होता है। लेकिन मैंने जहाँ से बीएस किया तो हमारे कॉलेज में काफ़ी सारे सिंधी टीचर्स हैं तो वो बड़ी हेल्प किया करते थे। हाँ, तो ये जो अभी कोक स्टूडियो के सिंधी सॉन्ग्स आ रहे हैं वो याद कर चुके हैं आप? नहीं, वो मैंने अभी तक नहीं याद। अभी नहीं याद किए? करेंगे इंशाल्लाह डेफिनेटली। कोक स्टूडियो तो वैसे भी इतना अच्छा जा रहा है ये आप। अच्छा, फिर ये कितना टाइम लगता है वैसे अगर किसी दूसरी जुबान का गाना याद करने में? मतलब उसमें ये होता है कि अगर आपकी, जैसे अब एक दफ़ा हमारे पास टास्क आया था कि मैंने फेयरवेल में सारा म्यूज़िक का जो था वो मेरे हाथ में था। हमने फेयरवेल प्रेजेंट करनी थी सेमेस्टर 6 और 8th वालों को, तो फिर उसमें सारा मेरे पास था और मेरे पास टोटल 1 दिन था। तो मैंने 1 दिन के अंदर अंदर कुछ गाने मुझे प्रिपेयर थे और कुछ मैंने फ़ौरन से किए थे और स्पेशली सिंधी गाना मैंने 45 मिनट्स में प्रिपेयर किया था। अच्छा, नाइस। तो ये आप अभी हमें कौन सी जुबान में गाना सुनाएंगे? मैं आपको पश्तो सुनाऊं? पश्तो प्लीज़ प्लीज़। हो लाडशा पे खबर तक मिस्तोर माला रौड़ा ताज़ा ताज़ा गुलुना द्रेसलोर माला रौड़ा ताज़ा ताज़ा गुलुना द्रेसलोर माला रौड़ा लाडशा पे खबर तक मिस्तोर माला रौड़ा ताज़ा ताज़ा गुलुना द्रेसलोर माला रौड़ा ताज़ा ताज़ा गुलुना द्रेसलोर माला रौड़ा लैला तचर कदम के दे लैला तचर कदम के दे आउ चर कदम के दे बाजवड़ गुलना हल तक डरगी ताजगी की जड़ गुलना कमिस्तोर आउ तोर माला रौड़ा ताज़ा ताज़ा गुलुना द्रेसलोर माला रौड़ा ताज़ा ताज़ा गुलुना द्रेसलोर माला रौड़ा। नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, आपका अपना भी गाना है ना देखते देखते, उसी से आपने आगाज किया, वो भी सुनाएं प्लीज। वो जुदा हो गया देखते देखते, वो जुदा हो गया देखते देखते, क्या से क्या हो गया देखते देखते, वो जुदा हो गया देखते देखते। जाने कब किस तरह दिल हमारा सनम, जाने कब किस तरह दिल हमारा सनम, जाने कब किस तरह दिल हमारा सनम आपका हो गया देखते देखते, आपका हो गया देखते देखते, क्या से क्या हो गया देखते देखते, वो जुदा हो गया देखते देखते। वेरी वेल डन, खूबसूरत, शानदार। बहुत शुक्रिया नज़ाकत आपका हमें ज्वाइन करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। विश यू सक्सेस। नाज़रीन, नज़ाकत से हमने आपकी मुलाकात करवाई। आई होप सो कि जितने पसंद ये मुझे, पहले से मैं इनको सुन रही हूँ जितने मुझे, लेकिन अभी लाइव मिल के एक्सपीरियंस कुछ अलग था, जितना मुझे पसंद आए। आई होप सो कि आपको भी पसंद आएंगे और आप इनको ज़रूर सुनेंगे भी और सपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि ये हमारा एक शानदार सितारे पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं और करेंगे भी इंशाल्लाह। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं जी।
वेलकम बैक एवरीबॉडी। नाज़रीन, इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं आगा कलीम से, जो कि एक बॉक्सर है और उनकी उम्र सिर्फ अभी 22 साल है। और इतनी छोटी सी उम्र में आगा कलीम ने हुकूमती सपोर्ट के बगैर बॉक्सिंग के शोबे में अपना बहुत बड़ा नाम पैदा किया और कई चैम्पियनशिप्स वो इस वक्त खेल चुके हैं, जीत चुके हैं। आगा कलीम बॉक्सिंग करने के साथ साथ एक ट्रेनर भी हैं, कोचिंग भी करते हैं वो, और उनकी स्टूडेंट ही हमारे साथ इस वक्त उनके साथ ही बल्कि मौजूद हैं। राबिया उनका नाम है। ये दोनों हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आगा कलीम एंड राबिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। क्या चल रहा है जिंदगी में? बस लगे हुए ट्रेनिंग कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं अपकमिंग चैंपियनशिप्स के लिए, क्योंकि ये एक देखो जिंदगी का हिस्सा है। जब आप किसी फील्ड में जाते हो तो आपको उस चीज़ मेहनत करनी पड़ती है। उसी में लगे हुए मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह आगे जो है चैंपियनशिप आ रही 5-6 तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह फुल हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो राबिया, आप भी मेहनत कर रही हैं? जी बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे खेलेंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। ये राबिया, ये गले में इतने सारे मेडल्स, ये क्या क्या है? मतलब आपकी तो बहुत ही मेहनत के बाद मुझे लग रहा है अचीवमेंट्स भी बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल यही बात है। अभी जो भी फल मिलता है वो मेहनत के बाद ही मिलते हैं और मेहनत का फल काफी अच्छा होता है। मैंने मेहनत की है और मुझे जो है अच्छा फल भी मिला है। वेरी गुड। वरना राबिया अक्सर लोगों का फल कोई और खा जाता है। ये अच्छी बात है कि आपको आपका फल मिल भी गया। एनी हाउ कंटिन्यू करें। इसको फल उसको मिला है। इसका मिला है। इसका फल था उसको मिला है। आगा आपको मिलता है फल? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जो मैंने कहा मैं 10 टाइम ऑल सीन चैंपियन हूं। अभी रिसेंटली कौन सा फल मिला, कौन सी चैंपियनशिप का? रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता था कि मैं थाईलैंड बैंकॉक से होके आया, जहां पर 40 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह वहां से मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की अपने वेट कैटेगरी में 51 केजी में। पहली जो मेरी फाइट थी वो कजाकिस्तान के साथ थी, वो 3 टाइम वर्ल्ड चैंपियन था। और सेकंड फाइट थी वो मेरी जो है नेपाल के साथ, उसको मैंने 50 सेकंड में नॉकआउट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेकंड टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन चुका हूं। अब इरादा है इंशाल्लाह तैयारी कर रहा हूं थर्ड टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए, हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। सो आप राबिया को ट्रेन भी करते हैं साथ, क्या बाकी भी स्टूडेंट्स हैं आपके? अभी इनकी चैंपियनशिप आ रही ईरान में, ठीक है, 22 से लेकर 27 तक चैंपियनशिप है, जहां पर 21 कंट्रीज आ रही है। और इसके अलावा जो है मतलब 1000 प्लस पीपल्स आ रहे हैं वहाँ पे पार्टिसिपेट के लिए, उनके कोचेस आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। तो जिसमें हमें जाहिर सी बात है विदाउट टिकट के, विदाउट होटल के, विदाउट फूड के, विदाउट ट्रेनिंग के ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। जाहिर सी बात है जब हमें सपोर्ट मिलेगी, स्पॉन्सरशिप मिलेगी, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे, अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे और खेलते रहेंगे। देखो मैंने हर इंटरव्यू की बात की कि आप सपोर्ट करें, मेडल आना हमारा काम है। आपसे सपोर्ट करें, आप हमें टिकट दें, आप हमें होटलिंग दें, इंशाल्लाह हम कभी मायूस नहीं करेंगे। अब जैसे मैंने 4 इवेंट के लिए इंटरनेशनल, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी मायूस नहीं किया, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेडल लाया। तो अब माशाल्लाह राजी है, ठीक है। अब मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि जब इनको मौका मिलेगा, जब ईरान जाएंगी तो इंशाल्लाह ताला ये मेडल लेकर आएगी, क्योंकि जिस लिहाज से ट्रेनिंग कर रही है, मेहनत कर रही है, हार्ड वर्क कर रही है, तो मुझे पता है किस तरह जो है मेहनत कर रही है। 6 राउंड निकालती है 4 मिनट के मेरे साथ ट्रेनिंग में, सेशन में, बैक वर्कआउट के अलावा स्टैकिंग वर्कआउट, टेक्निक वर्कआउट, बड़ा काम कर रही है। तो मैं ये चाहता हूँ जो हमारे देखने वाले हजरात है, जो गवर्नमेंट है, जो हमारे कंपनी में जो कंपनीज है, जो बड़े बड़े स्पॉन्सर्स है, उनसे मैं अपील करता हूँ कि हमें प्रमोट करे, सपोर्ट करे जो आने वाले चैंपियनशिप है, ताकि इनकी जो फाइट्स है वो रह नहीं जाए, क्योंकि ये हमें पता है कि गोल्ड आने वाला है, सही मेडल आने वाला है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इनको सपोर्ट मिलेगी तो इंशाल्लाह मेडल लाजमी आएगा। बेशक। अच्छा आगा, भी आप लोगों की जो आप जिक्र करें नेक्स्ट चैंपियनशिप का ईरान में जो होने जा रही है गालिबन, इसके बारे में आप लोगों की क्या तैयारियां इस वक्त जारी हैं? क्या क्या कर रहे हैं आप लोग, किस तरह उसको प्लान कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हमें 1 महीना हो गया हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि जब जाहिर सी बात है जब इवेंट आते हैं तो 2 महीने पहले हम ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, डाइट पे काम करते हैं और उसके अलावा अपनी न्यूट्रिशन पे काम करते हैं, अपनी जो ना हमने हार्ड वर्क करनी होती है। तो अभी तो लगातार महीना हो गया, इसमें हमने 15 दिन मतलब स्पैरिंग की है, 15 दिन जो ना हमने स्प्रेडिंग वर्कआउट किए, टेक्निक पे काम किया, क्या यूज करना है क्या यूज नहीं करना है दौरान फाइट। तो इन सब इन्होंने माशाल्लाह बड़ा काम किया और इम्प्रूवमेंट माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये जो है मेडल लेकर आएगी, सिर्फ सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। राबिया, आप एक्साइटेड हैं इस चैंपियनशिप को लेकर? बिल्कुल एक्साइटेड हूँ और मुझे बस एक जज्बा है कि मैंने पाकिस्तान के लिए मेडल लाना है इंशाल्लाह। तो इस पे मैं काम करती हूँ, ट्रेनिंग कर रही हूँ और इंशाल्लाह मैं ईरान जाऊंगी इंटरनेशनल के लिए। अगर मुझे सपोर्ट मिलती है तो मेरी ये अपील है कि मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं बाहर जाऊँ और जिस तरह से मैं मेहनत कर रही हूँ मैं बाहर जाऊँ, खेलूँ और मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करूँ एज अ वुमेन। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है, हमारे घर वालों की भी इतनी मुझे सपोर्ट नहीं थी, लेकिन मुझे दादा की बदौलत, पापा की बदौलत सपोर्ट मिली है और मैं चाहती हूँ कि मैं बाहर जाऊँ और मैं पाकिस्तान का नाम रोशन।
इंशाल्लाह राबिया आप जरूर जाएंगी और पाकिस्तान का नाम रोशन भी करेंगी। हैदराबाद फाइटिंग के हवाले से भी बताइएगा आगा, उसका एक्सपीरियंस कैसा था, क्या परफॉर्मेंस थी आप लोगों की? मेरी फाइट के हवाले से, सॉरी मेरी फाइट के हवाले से, इनकी फाइट के हवाले से। जी 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 बिल्कुल, आपसे ही पूछ रही हूँ। अगर मैं अपनी बात करूं तो जाहिर सी बात, जब मैं फर्स्ट टाइम बाहर किया तो ताजिकिस्तान गया, उस टाइम थोड़ी हेजिटेशन थी, थोड़ी घबराहट थी। जब आप जाहिर सी बात है, आप नेशनल खेलते हो, आप कराची में खेलते हो, पाकिस्तान में खेलते हो, जब आप पहली बार जाते हो आउट ऑफ कंट्री ताजिकिस्तान, तो वहां पर एक अलग फीलिंग होती है यार। बताना खास है, अगर आप यहाँ हार गए या आप कोई इंजर्ड हो गए, तो पीछे जो है ना लोगों ने आपको सपोर्ट किया, प्रमोट किया, तो एक दर्द दिल में होता है। तो जाहिर जब मैं वहाँ पहुंचा, जाहिर सी बात है, मैंने 4 दिन स्टे किया था होटल पे, उस पे एयरपोर्ट पे 4 दिन मैंने गुजारे थे। मेरा फ्लाइट मिस ताजिकिस्तान के लिए, तो वो गुस्सा मेरे यहाँ भरा हुआ था कि ऐसी बात है, अब 4 दिन मेरा फ्लाइट मिस हुआ है, हमने नेक्स्ट टिकट भी लिया है। जो स्पॉन्सर था उसने हमारे लिए एक और तकलीफ उठाई, एहसन अहमद भाई जो है हमारे अमेरिका में, तो उन्होंने एक और तकलीफ उठाई हमारे लिए। तो उसके बाद जो है ना, फिर जब मैं ताजिकिस्तान पहुंचा, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस गुस्से को लेकर रिंग में उतरा और 20 सेकंड में अल्हम्दुलिल्लाह वहां मैंने नॉकआउट मारा, जो बड़ा रिकॉर्ड था वहां पर एशियन चैंपियनशिप के अंदर ताजिकिस्तान में, कराकंदे में। फिर उसके बाद मुझे मौका मिला थाईलैंड का 2023 में, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नॉकआउट मारा उसमें। फिर मुझे मौका मिला नेशनल चैंपियनशिप का, इधर कराची लाहौर में मिला, फिर पेशावर में मिला, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नॉकआउट किया। फिर थाईलैंड में मिला, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नॉकआउट मारा लास्ट टाइम। तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह जितना आप फाइटें खेलते हो, आपको एक्सपीरियंस होती है कि यार जो यहाँ की फाइट है वो कैसी है और जो आउट ऑफ कंट्री की फाइट है वो कैसी होती है। अब यहाँ जो हम खेलते हैं वो हम उससे से खेलते, जोर लगाते, वहाँ वो लोग टेक्निक से कहते हैं कि हमने पंच कहाँ यूज करना है, हमने किक कहाँ यूज करनी, किस तरह अपने को सेव करना है, किस तरह निकलना है। तो उस पे वो लोग बहुत काम करते हैं। आप यकीन करें, उन पे एक बच्चे पर 10,000 डॉलर खर्चा होते हैं। अगर वो 10,000 डॉलर खर्चा हो, मुझ पे खर्चा हो, तो आप यकीन करें हम वो प्लेयर बन सकते हैं जो हमें कोई रोक नहीं पाएगा। जाहिर सी बात है, हमें खर्चा नहीं हो, कौन हमें खर्चा करेगा कि आप ये 10,000 डॉलर हो या 5,000 डॉलर हो या 1,000 डॉलर हो, कोई 500 डॉलर खर्चा करने को तैयार नहीं है। 10,000 डॉलर तो बहुत दूर की बात है। जिसको मैंने बीट किया था ताजिकिस्तान को, 3 टाइम वर्ल्ड चैंपियन था, तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि हमारी जो डाइट प्लानिंग, हमारा डाइट प्लानर अलग है, ट्रेनर अलग है, जो मोटिवेशन टीचर है वो अलग है, हर एक अलग टीचर है। बोला आपके पास कौन है? मैंने कहा मैं अकेला थाईलैंड आया हूँ, ना मेरा कोई कोच है, कोई भी नहीं साथ। बोला आप अकेले आए हो? बोले कितना खर्चा पे हुआ? मैंने कहा खर्चा तो कुछ भी नहीं हुआ, 1,000 डॉलर भी नहीं हुआ, और बस अपनी मदद आपके तहत आया हूँ। जब मैंने वहाँ फाइट विन की, वो जो इटली कोच सारे परेशान हो गया, आपने माशाल्लाह विदाउट कोच के जो ना आपने फाइट विन की, तो एक होती मोटिवेशन होती है। जो मोटिवेशन मेरे अंदर है वो मैं चाहता हूँ वो मैं इनको दूं। जिस तरह मैंने खेला है, जो मुझ पे गुजरी है, जो मैंने मेहनत की, जो स्ट्रगल की है, जो मुझ पे मैं बोलता हूँ, जो मुझ पे जितना मैंने सहा है, मैं उनको समझाता हूँ कि इस तरह आपने मोटिवेशन लेके चलना है। कोई आपको डीमोटिवेट करे, आपने उसको मोटिवेशन लेनी है, आपने मेहनत करनी, स्ट्रगल कर, आपको कोई मौका ना मिले, आप अल्लाह का भरोसा रखें, इंशाल्लाह खेलते रहे, आपको इंशाल्लाह ताला आगे बहुत सारे मौके मिल जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान की मेहनत कभी जाया नहीं होती। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि इसकी कभी जाया नहीं होगी इंशाल्लाह। और मुझे तो लगता है आगा और राबिया, आप लोगों की मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी। पूछें कैसे? आप लोगों की तो कोई भी फ्रस्ट्रेशन होती है, कोई गुस्सा, कोई गर्द गुबार होता है आपके अंदर, तो वो तो आप लोग पंचिंग बैग को हिट कर करके ही फौरन उधर उसको निकाल देते हो। देखो ये बात करने को जवाब आप बॉक्सिंग के लिए जवाब वेट लूज करते हो, वो गुस्सा आता है, ठीक है। अब जब मुझे हमारी फाइट होती है ना, मैं एक हफ्ते पहले मैं आपको कमरे में बंद करता हूँ लाजमी, एक हफ्ता पूरा। मैं घर से बाहर नहीं आता हूँ, मैं अभी बाहर नहीं आता हूँ, मतलब जब 2-3 साल से मैं घर से बाहर नहीं आता हूँ, घर पे रहता हूँ, घर से क्लब से होटल डायरेक्ट अपने घर पे आता हूँ। तो इसमें ये होता है कोई आपको किसी बात बोल दे या आपको लग जाए बात, आपको गुस्सा बढ़ाता है, बहुत गुस्सा आता है, फिर हाथ पाँव निकल जाए, काम डायरेक्ट निकल जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो ना वो कंट्रोल में रहे। तो इसलिए जब आपकी फाइट होती है, फाइट से एक हफ्ते पहले हम वेट लूज करते हैं, पानी बंद हो जाता है, नमक बंद होती है, सब कुछ बंद होता है, तो आपका जो होता है ब्लड प्रेशर वो डाउन हो जाता है बिल्कुल। तो उस दौरान आप जो ना बिल्कुल आप सेफ्टी में कमरे में रहते हो, आप आराम से ट्रेनिंग करते हो, तो ये चीजें जो ना बहुत आते हैं। और इनको पता नहीं तो हर टाइम आते नहीं आते, वो अलग बात है, आप इससे पूछें। गुस्से के बाद देखिए इस तरह ना, गुस्सा तो जाहिर सी बात, छोटी छोटी बातों पे भी आते हैं, घर पे भी कोई ऐसी बात जाती है या मतलब फ्रेंड्स वगैरह कोई ऐसी बात कर देते कि गुस्सा आता है, लेकिन ना गुस्से को कंट्रोल करना बेस्ट है। गुस्सा कंट्रोल करें, बस बात करें। हाँ, तो आप हर काम कूल हो और हर काम बेस्ट हो जाएगा। हाँ, तो राबिया आप भी ऐसे ही डील करती है फिर अपने गुस्से से? ये जो गुस्सा आता है ना, बस अपने अंदर बात को ले लेती हूँ कि भाई गुस्सा है ना, ठीक है, मैं सोचती रहूंगी, लेकिन फिर एक टाइम आएगा कि मैं उस बात को भूल जाऊंगी। अच्छा आगा, आपकी अभी एक हमने वीडियो देखी है, उसमें आपका बाजू इंजर्ड है कम्प्लीटली, लाइक आपको बैंडेजेस वगैरह हुई हुई है, लेकिन उसके बावजूद आप ट्रेन कर रहे हैं, खुद को प्रैक्टिस कर रहे हैं। कहाँ से लेके आते हैं ये जज्बा? मतलब यू आर इन इतनी इंजरीज कि मैं आपको यू हैव एन इंजरी। मेरा ये शोल्डर निकल चुका है, ये शोल्डर निकल चुका है, ये हाथ देख रहे हो, ये फ्रैक्चर है मेरा,
यहाँ से टेढ़ा गया है, ये फ्रैक्चर है, अच्छा, टांग मेरी जो है फ्रैक्चर है, सब टांग मेरी फ्रैक्चर है। समझ लो कि अगर मैं रिंग में उतरता हूँ तो मुझे पता होता है कि आपको इंजरी का सामना करना पड़ता है। मैंने बहुत सारी देखी है, अब इंजरी में इतना पक्का हो गया हूँ कि इंजरी लगती है, जब नहीं लगती है तब बहुत कंफ्यूज लगती है, ताकि ब्लड निकले, ताकि खून निकले, मैं बोलूँ कि यार मैं आई एम फाइटर, मैं लगूँ कि मैं फाइटर हूँ। जब तक आप खून ही निकलते आप फाइटर, मैं बोलता मैं फाइटर नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है। राबिया, आपको कितनी इंजरीज आ चुकी हैं? मुझे एक टाइम फर्स्ट टाइम आई थी, मेरे नाक पे लगी थी पंच, तो मेरे काफी थी, लेकिन इसके बाद अल्लाह की शुक्र है कोई इंजरी नहीं हुई। और आज की जितनी भी मेरे फाइट सब में मैं गोल्ड जीतती हूँ, किसी फाइट में मैं नाकाम नहीं हुई। और इंशाल्लाह आगे की मेरी जो फाइट्स है तो इंशाल्लाह बाहर जाऊंगी इंटरनेशनल के लिए, खेलूंगी पाकिस्तान का नाम इंशाल्लाह। अच्छा आगा, ये जो इंजरीज आती हैं ये कितना टाइम में वापस रिकवर हो जाता है? इंजरीज देखो, एक छोटी इंजरी होती है, मतलब जब आपका स्टिचेस आना, ठीक है, वो तो समझ लो कि आपका 10 दिन 15 दिन में हुई है। एक होता है फ्रैक्चर होना। अब जो मेरा फ्रैक्चर हुआ था हाथ, तो मुझे 25 दिन लगे थे, 25 दिन मैक्सिमम मेरा इलाज चला था। ये हाथ मैं थाईलैंड से होके आया हूँ, मुझे लगी 2 महीने पहले की बात है, अभी तक मुझे दर्द मेरा ठीक नहीं हुआ है। मैं पट्टी बांधता हूँ, पट्टी बांधने के बाद ट्रेनिंग करता हूँ, तो मुझे इतना जो ना, अभी कल मेरे बच्चे को स्पैरिंग में किक मारा तो मुझे तकलीफ बहुत ज्यादा हुई, दोबारा तकलीफ मेरी बढ़ गई थी। तो मैं लगा हूँ रिकवरी कर रहा हूँ, दोबारा उसको जो ना इंजेक्शन ले रहा हूँ, वो एक बोरिन आती है इंजेक्शन, वो एक पेन किलर आता है, तो उसको यूज करता हूँ, तो इससे थोड़ा आराम मिल जाता है। सही, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, गुड लक आपके लिए। और नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है आगा कलीम की और राबिया की, उनको गुड लक हमने पहले ही विश कर भी दिया। अच्छा, अभी आपको दुनिया की खूबसूरत लाइब्रेरीज दिखाएंगे। किताबों के जो शायकीन लोग हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आज के सेगमेंट में हम आपको दुनिया की कुछ खूबसूरत तरीन लाइब्रेरीज देख सकते हैं, ताकि चलें आप अगर वहाँ जाते हैं, हमारी तो दुआ होगी, विश होगी कि आप सब उन लाइब्रेरीज को विजिट भी करें, लेकिन एटलीस्ट विजुअली बहुत अपीलिंग है ये लाइब्रेरीज। ये ना सिर्फ किताबों की जन्नत है बल्कि अपनी तामीरात और जिनका आर्किटेक्ट है, इनका हुस्न है, वो बहुत ज़्यादा मुनफरद है, मशहूर है। सबसे पहले दिखाते हैं जी आपको इस्तांबुल यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। इस्तांबुल यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ये जो टर्की में है, दुनिया की कदीम तरीन कुतुब खाने में से एक है, और ये लाइब्रेरी 1472 में कायम हुई, और इसकी जो मजमुआ है उसमें 3 मिलियन से ज़ायद किताबें मौजूद है। वहाँ पे मखतूतात हैं और तफसीरी आसार शामिल हैं। मतलब इतनी खूबसूरत और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। अच्छा, दूसरा नंबर पे आपको दिखाने जा रहे हैं जी म्यूनिसिपल लॉ लाइब्रेरी जर्मनी का ये म्यूनिसिपल लॉ लाइब्रेरी मुआशियाती, फिर समाजी और कानूनी कुतुब की एक बड़ी कलेक्शन है कि इसको मजमुआ फराहम करता है। ये लाइब्रेरी में अहम जर्मन कानूनी आसार भी मौजूद हैं जो कि तालीम और रिसर्च से या लॉ से अगर रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, कोई मदद चाहिए तो ये लाइब्रेरी आपको बहुत हेल्प कर सकती है। उसके बाद आते हैं जी ऑक्सफोर्ड यूनियन ओल्ड लाइब्रेरी, इंग्लैंड के बारे में आपको बताते हैं। ये जो लाइब्रेरी है ये इंग्लैंड में वाक़ है और ये एक नुमायाँ कुतुबखाना है जो कि 1857 में कायम किया गया। इस लाइब्रेरी में कदीमी और नायाब किताब, मखतूतात और तारीखी दस्तावेज़ात इसमें मौजूद है। अगर आप हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ पढ़ना चाहते हैं तो ये वाली लाइब्रेरी आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। उसके बाद रॉयल पोर्चुगीज कैबिनेट ऑफ रीडिंग ब्राज़ील है। ये जो लाइब्रेरी है ये अदबियात, लिटरेचर से रिलेटेड अगर या फिर फ़न से रिलेटेड आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, वहाँ पे कोई किताबें अगर आपको चाहिए तो ये लाइब्रेरी जो है इसका ये खासा स्पेशलिटी है। और ये लाइब्रेरी 1837 में कायम हुई और इसमें लाखों किताबें और नायाब तस्वीर, इसमें आपको मतलब पिक्चर्स भी मिलती हैं, वो भी नायाब पिक्चर्स। उसके बाद जी आपको दिखाते हैं ट्रिनिटी कॉलेज आयरलैंड। ये जो लाइब्रेरी है ये आयरलैंड में एक अनोखी तालीमी इदारे के तौर पर जानी जाती है। इसको मतलब आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के तौर पर जानते हैं वहाँ पे लोग जो है। और ये लाइब्रेरी 1516 में कायम हुई और इसके पास इस लाइब्रेरी की अगर बात करें तो मामूली होने के बावजूद दुनिया भर में काबिल तारीफ मखतूतात और कुतुब का मजमुआ यहाँ पे मौजूद है। इन खूबसूरत लाइब्रेरीज़ के अलावा भी दुनिया भर में नाज़रीन कई और ऐसी लाइब्रेरीज़ मौजूद हैं जो अपनी खूबसूरती की वजह से, या जैसे हमने अभी ये जो लाइब्रेरीज़ को डिस्कस किया, कोई ना कोई इनकी स्पेशलिटी थी, किसी में फ़न है, किसी में लिटरेचर है, किसी में हिस्ट्री के आसार या कुतुब आपको मिलती हैं। उसके अलावा इल्म की वजह से, इल्म की दौलत की वजह से बहुत सारी लाइब्रेरीज़ मशहूर है। लेकिन यहाँ पे अगर पाकिस्तान की बात करें तो क्या हमारे पास कोई ऐसी लाइब्रेरी मौजूद है जिसकी मिसालें, जैसे आज मैं पूरी दुनिया की लाइब्रेरीज़ की मिसालें यहाँ पे बैठ के टेलीविज़न पे आप लोगों के सामने पेश करेंगे, क्या हमारे पास ऐसी लाइब्रेरीज़ या लाइब्रेरीज़ में जाके
कुतुब खाने में जाके किताबें पढ़ने का रुझान हमारे पास क्या मौजूद है? क्या हम लोग किताबों से इतना प्यार करते हैं? क्या हम इल्म से इतना प्यार करते हैं कि इल्म हासिल करने के लिए हम फ़ौरन भागते हुए लाइब्रेरीज जाना चाहें? होना यही चाहिए उसूली तौर पे कि हम सबको लाइब्रेरीज़ की तरफ जाना चाहिए, किताबें पढ़ना चाहिए, क्योंकि किताबों से बेहतर आपको इल्म की दौलत कहीं पे कोई और मिल नहीं सकती है। मोबाइल फ़ोन के ऊपर हम डिपेंड करना शुरू हो गए, विच इज़ मैं उसको ये नहीं कहूँगी कि गलत है, लेकिन लाइब्रेरीज़ के रुझान को भी ख़त्म नहीं होना चाहिए, इसको ज़िंदा रखना चाहिए। इसलिए हमने आपसे ये डिटेल और इन्फॉर्मेशन शेयर की है। ये थी जी आज की हमारी सुबह की सोच। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।